पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लाइन एक नए शहर बैकलैंड में आ गया है। वहां उसने शर्लॉक मोरियार्टी नाम से प्राइवेट डिटेक्टिव का नया जॉब शुरू किया है। उसका पहला केस तो एक गुम हुई बिल्ली को ढूंढना था, जो उसने आसानी से सॉल्व कर दिया। लेकिन फिर उसके पास एक सीरियस केस आया, जब इयान नाम का एक लड़का उसके पास अपने मिसिंग बॉस डिक्टेल को ढूंढने के लिए आया। मिशन स्टार्ट करते ही क्लाइंस रियल के घर घुस जाता है और देखता है कि वहां तो पहले से ही 3 लोग घात लगाए बैठे हैं। वेलकम बैक गाइस। तो जैसे कि तुमने रिकैप सुन ही लिया होगा, मुझे कुछ थोड़ी है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएं कि जैसे कि वीडियो क्यों लेट हुई। तो दरअसल बात ऐसी थी कि मैं जो लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का एनीमे मतलब जिसे मैं दोंगवा के नाम प्रेफर करूँगा, उसका मैं ना एपिसोड 10 एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने आधे घंटे की वीडियो बना भी रखी थी उस पर, लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि मैं दोंगवा की इमेजेस यूज़ कर रहा था तो कॉपीराइट इश्यू आ गया। तो इस वजह से है ना कॉपीराइट इश्यू आ गया और मैंने ना उसे 3 बार अपलोड किया। लाइक लिटरली मैंने 3 बार एडिट किया उसे और फिर से अपलोड किया, लेकिन वो इश्यू फिक्स नहीं हुआ, तो इसलिए वो अपलोड नहीं हो पाई वीडियो। और अब ये वीडियो आ रही है तो या वो तो फेलियर ही गया, बट या अब ये वीडियो आ चुकी है, लेकिन ये थोड़ी छोटी है क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला। बट या हो जाएगा, तुम एडजस्ट कर लेना। अगली वीडियो मैं 1.5 घंटे की बना दूंगा। ये थोड़ी छोटी है, लाइक अप्रॉक्स 1 आवर 3 मिनट की होगी। हाँ, तो बस इतना ही मेन कहना था। और बाकी ये कहना था कि मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर अपना खोल दिया है, तो वहाँ पे ना तुम मुझसे जितना चाहे बात कर सकते हो। लाइक लिटरली पूरे सारे मेंबर्स होंगे हमारे चैनल के, जो भी ज्वाइन करते हैं इनको, उनके साथ तुम बात कर सकते हो, जो भी चाहे शेयर कर सकते हो। तो प्लीज़ वो देखना, कमेंट में दिया है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखाना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है। लाइक लिटरली मैंने ज़्यादातर इमेजेस हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे इमेजेस खुद ही बनाए हैं। तो या वो कहना था मुझे, तो सपोर्ट दिखाना। और मैंने इस वीडियो में ना अपना एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा चेंज किया है, तो देखना तुम्हें वो सही लगता है क्या, और मुझे रिव्यू देना कि कैसा लगा आज का वीडियो, कुछ इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है क्या। बाकी सब तो मुझे लगता है ठीक ही होगा। तो देखना, वीडियो को एंजॉय करना। बाय बाय। का तो सीन यह है कि रूम में हल्की हल्की लाल चांदनी फैली हुई थी और सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। वहां काले कोट पहने 3 आदमी अलग अलग जगहों पर सो रहे थे और सोफे पर क्लेन ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो भी गहरी नींद में चला गया हो। फिर क्लेन एक अजीब सी ड्रीम देखता है, एक ग्रे और टूटी फूटी दुनिया जिसमें बीच बीच में रोशनी चमक रही थी। आखिरकार वो रोशनी एक सीन पर आकर रुकती है। ये एक अंधेरा कोना था, जमीन पर गंदा पानी फैला हुआ था। ब्राउन बालों वाला एक आदमी दीवार के सहारे झुका हुआ था और उसके चारों ओर बहुत सारे भूरे चूहे थे। भाई, उस आदमी के आधे होंठ चूहों ने खा लिए थे, जिससे उसके पीले दांत और सड़े हुए मसूड़े दिख रहे थे। उसकी नाक पर सिर्फ खून लगा था और चेहरे का मांस गायब हो चुका, जिससे सफेद हड्डी नजर आ रही थी। और सफेद मोटे कीड़े हर जगह रेंग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसका गला फाड़ दिया हो। क्लेन को बड़ी मुश्किल से समझ आया कि ये इजरियल विक्टर ली है, वही इजरियल जो यान के साथ फोटो में कितना हैंडसम लग रहा था। और कुछ दिनों में शायद उसकी सिर्फ हड्डियां ही बचती। ये सब देखकर क्लेन सपने से बाहर आ जाता है, पर वो एकदम शांत था। शायद अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उसे ऐसी लाशें देखने की आदत हो गई थी। खैर, उसने खिड़की से बाहर लाल चांद को देखा और फिर डिसाइड किया कि वो सोफे के पास सो रहे आदमी की सोल से बात करेगा। पिछले कुछ दिनों की तैयारी में उसने अमांथा एक्सट्रैक्ट और आई ऑफ द स्पिरिट मेडिकेशन की एक बोल तैयार कर ली थी। उसने एक छोटा सा ऑल्टर सेट किया और एक शांत खुशबू फैलाकर हाफ ड्रीम वाला माहौल बनाया। फिर क्लेन ने खुद से प्रार्थना की, द फूल जो इस युग का नहीं है। इसके बाद वो ग्रे फॉग के ऊपर वाली दुनिया में गया और अपनी स्पिरिचुअलिटी का 2/3 हिस्सा यूज करके खुद को रेस्पॉन्स दिया। उसे लगा कि जब वो सीक्वेंस 7 में एडवांस करेगा तो ऐसी प्रार्थनाओं से वो उस मिस्टीरियस स्पेस की थोड़ी पावर भी यूज कर पाएगा। खैर, वो जल्दी से रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। अब वो एक सितारों भरे आसमान के विचार तूफान से गुजरते हुए उस टारगेट आदमी के प्लेन में एंटर कर गया। वहां उसने उस आदमी की धुंधली सी परछाई को हवा में तैरते हुए देखा। क्लेन ने गहरी आवाज में पूछा, तुम्हें इजरियल के घर किसने भेजा था? उस आदमी ने खाली आंखों से जवाब दिया, मर्सो ने मुझे यान नाम के लड़के इंतजार करने के लिए भेजा था। उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रोशनी बदली और एक पतले सांवले आदमी का चेहरा दिखा। ये वही था जो स्टीम ट्रियान का पीछा कर रहा था। जैसा सोचा था ये वही है, क्लेन ने सोचा, और अब उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी। उसने जल्दी से पूछा, मर्सो को ऑर्डर किसने दिया? आदमी ने कहा, पता नहीं, वो हमारी जमांगर गैंग का एक एग्जीक्यूशनर है। बॉस के अलावा उसे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। जमांगर, ये वर्ड सुनते ही क्लेन के सिर में एक तेज दर्द हुआ और उसकी बॉडी विचारों के तूफान से बाहर फिंग गई। जब वो होश में आया तो उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन वो जल्दी में नहीं था। उसने आराम से अपना सारा सामान पैक किया और खिड़की खोल दी ताकि ठंडी हवा से मेडिकेशन की स्मेल चली जाए। इसके बाद क्लेन बालकनी में वापस गया, अंदर से दरवाजा बंद किया और हर उस जगह को साफ कर दिया जिसे उसने छुआ था। जब इजरियल का बेडरूम पहले जैसा हो गया तो उसने उन 3 सोए हुए आदमियों की तरफ झुककर रिस्पेक्ट शो की। फिर क्लेन ने ग्लव्स पहने और फुर्ती से खिड़की से बाहर कूद गया। उसने खिड़की की कुंडी को ऊपर उठाया और उसके नीचे एक टैरो कार्ड फंसा दिया। अपनी क्लाउन एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसने बैलेंस बनाया।
कुछ सेकंड्स के बाद क्लेन ने धीरे धीरे टैरो कार्ड वापस खींच लिया और कुंडी वहीं हवा में अटकी रह गई। फिर उसने एक झटके में खिड़की के दोनों पल्ले बंद कर दिए। स्पीड इतनी तेज थी, खिड़की बंद होते ही कुंडी नीचे गिरी और एकदम सही छेद में जाकर लग गई। क्लैंग, एक तेज आवाज हुई जैसे वह कान से टकराई हो। क्लेन जानता था कि अंदर सो रहे तीनों आदमी अब जागने वाले हैं, तो बिना देर किए वो गली में कूद गया। सेकंड फ्लोर की ऊंचाई अब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। क्लेन जल्दी से उस इलाके से निकल गया, लेकिन वो सीधे अपने घर नहीं गया। वो कुछ गलियां घूमकर पास वाले ईस्ट बोरो की तरफ चला गया। रात बहुत ठंडी थी और हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। क्लेन ने सोचा कि फ्यूचर मिशंस के लिए उसे एक एक्स्ट्रा स्वेटर की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी देर बाद वो बिना किसी मैप के सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट के भरोसे बैकलैंड के ईस्ट बोरो में पहुंच गया। वहां दूर दूर तक कुछ ही गैस लैंप जल रहे थे। चलते चलते अचानक उसे अपने सामने अंधेरे में कई जोड़ी आंखें दिखाई दी। वो लोग चुपचाप उसकी तरफ आ रहे थे, जिंदा लाशें। क्लेन अचानक रुक गया। उसने अपने हाथ में टैरो कार्ड्स पकड़ लिए और तुरंत अपना स्पिरिजन एक्टिवेट कर लिया। लेकिन उसने देखा कि ये सब तो जिंदा लोग थे, नॉर्मल लोग जिनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और आंखें खाली थीं। आधी रात को ये लोग सड़क पर क्या कर रहे हैं? क्लेन कंफ्यूज था। तभी उसे आगे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, उठो, सब के सब उठो। सड़कें और पार्क तुम जैसे लोगों के सोने के लिए नहीं है। ये सुनते ही क्लेन को पुअर लॉ याद आ गया और वो समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने खुद भी ये सब झेला था। एक लंबी सांस लेकर क्लेन ने अपनी स्पीड बढ़ाकर ईस्ट बोरो में अपने 1 बेडरूम वाले घर की तरफ चला गया। वहां उसने 2 घंटे नींद ली, अपनी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी रिकवर की और फिर बाहर निकल गया। उसने एक सूखी टहनी तोड़ी और उसे डाउजिंग रॉड की तरह इस्तेमाल करने लगा। जरियल की लाश की लोकेशन जरे बार बार डिवाइन करने के बाद वो काफी देर तक चलता रहा और आखिरकार ईस्ट बोरो के एक कोने में पहुंच गया, जहां एक सीवर का एंट्रेंस था। मैनहोल का ढक्कन हटाने के बाद क्लेन ने अपनी सांस रोकी और नीचे उकिया। उसे अफसोस हो रहा था कि वो बदबू दूर करने वाला क्वेलाक्स ऑयल लाना भूल गया। 10 सेकंड बाद क्लेन के पैर चिपचिपी जमीन पर पड़े। गंदगी की फीलिंग से उसके रोंगटे खड़े हो गए, पर वो सब सहते हुए आगे बढ़ता रहा। आगे एक रास्ता था जहां से बहुत तेज बदबू आ रही थी। क्लेन उस तरफ मुड़ा और जब आखिर में पहुंचा तो उसने बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी के लाइट डॉट्स देखे। उसने अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट किया और अंधेरे कोने में उसे एक सड़ी हुई लाश दिखी जिसे जानवरों ने नोच डाला था। ये बिल्कुल वही सीन था जो उसने अपनी ड्रीम डिवाइनेशन में देखा था। चीख उसे देखते ही वहां मौजूद सारे चूहे इधर उधर भाग गए। ये कंफर्म करने के बाद कि ये रियल ही है, क्लेन ने जल्दी से एक मीडियमशिप रिचुअल सेटअप किया। उसने कॉन्फिडेंस से सोचा, अगर यान की बात सही है और जरियल कुछ ही दिन पहले मरा है तो मुझे उसकी स्पिरिट से कुछ जानकारी तो मिल ही जाएगी। लेकिन जैसे ही रिचुअल शुरू किया और ड्रीम में एंटर हुआ, वहां कुछ भी नहीं था, सब धुंधला था। क्लेन ने अपनी आंखें खोली और समझ गया, चैनलिंग फेल हो गई। किसी ने जरियल की स्पिरिट के साथ पहले ही छेड़छाड़ कर दी है। इस केस में कोई और बियॉन्डर भी शामिल था। थोड़ी देर सोचने के बाद क्लेन ने फैसला किया कि वो इस मामले को यहीं खत्म कर देगा, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया था। मैं इयान को पुलिस बुलाने के लिए कहूंगा। ये सोचते हुए उसने अपना सामान पैक किया और वहां से निकल गया। तो भाई जरियल की लाश को हाथ लगाए बिना ही क्लेन वहां से वापस जाने लगा। ठप ठप। अचानक खाली सीवर में दूर से कुछ आवाजें गूंजने लगीं। क्लेन ने कुछ सेकंड्स तक सुना और फिर फौरन एग्जिट की तरफ पीछे हटने का फैसला कर लिया। अब देखो, जो मामला उसका है ही नहीं, उसमें फालतू का रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं था। सीवर से बाहर निकलने के बाद क्लेन ने मैनहोल का लोहे का ढक्कन वापस बंद कर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास सब नॉर्मल है, तो वो ईस्ट बोरो में अपने किराए के कमरे में वापस गया और अपने कपड़े बदल लिए। फिर उसने अपना गोल्ड रिम्ड चश्मा पहना, दूसरी गली में गया, एक किराए की गाड़ी ली और सुबह 3 बजे की खामोशी और ठंड में चेरवुड बोरो लौट आया। लेकिन वो मिस्क स्ट्रीट पर अपने घर नहीं गया। क्लेन ने एक और लंबा चक्कर लगाया और जो से पूरा यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, तभी वो अपने घर में घुसा। वो सुबह तक सोता रहा और फिर दरवाजे की घंटी से उसकी नींद खुली। वो तुरंत अपनी शर्ट पहनी, वेस्ट के बटन लगाए और जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पर दरवाजा खोलने गया। और दरवाज खोलने से पहले ही एक क्लाउन होने के नाते उसकी प्रिमनिशन एबिलिटी ने उसकी इमेज उसके दिमाग में बना दी थी। आने वाले ने एक पुराना कोट, एक ब्राउन गोल्ड टोपी पहनी थी और उसके पास एक फटा हथेला था। उसकी आंखें चमकीली लाल थीं, चेहरा मासूम था और वो शांत स्वभाव का लग रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि इयान था, वही टीनेज लड़का जो कल उसे काम सौंपने आया था। गुड मॉर्निंग डिटेक्टिव मोरियार्टी, इयान ने ग्रीट किया और चारों ओर देखा। मैं को तो बस यहां से गुजर रहा था तो सोचा पूछ लूं। क्लेन ने सीरियसली सिर हिलाया और कहा। इयान ये सुनकर शॉक में था और काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद उसने हैरानी से हकलाते हुए पूछा, क्या आपने मिस्टर जरियल की कंडीशन पता कर ली है? हाँ। क्लेन एक पल के लिए रुका, फिर सीरियसली बोला, मुझे जरियल की लाश मिली है। लाश? इयान की आंखें सिकुड़ से दोहराया। वो बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं था, जैसे उसे पहले से ही सबसे बुरे नतीजे का अंदाजा था। क्लेन चुपचाप उसे देखता रहा, बिना कुछ बोले। हा। इयान ने गहरी सांस ली और सावधानी से अपने चारों ओर देखा। आपकी एफिशिएंसी कमाल की है। क्या आप मुझे मिस्टर जरियल की बॉडी के पास ले जा सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी यही करने का प्लान कर रहा था।
फिर क्लेन ने कुछ सोचा और कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि जब तुम पुलिस को बुलाओगे तो मेरा जिक्र नहीं करोगे, बस ये कहना कि लाश तुमने खुद ढूंढी है। मुझे यकीन है तुम कोई न कोई वजह बना लोगे। इयान को इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई। वो जानता था कि हर डिटेक्टिव को पुलिस से डील करना पसंद नहीं होता। ये लोएन किंगडम की उस टाइम की सिचुएशन थी। ठीक है, इयान फौरन मान गया। अब क्योंकि उन्हें सीवर में जाना था तो क्लेन ने वर्किंग क्लास वाले आम कपड़े पहन लिए, एक डियर हंटिंग कैप लगाई और अपने साथ एक लैंटर्न ले लिया। दोनों पब्लिक कैरिज से ईस्ट बोरो गए। फिर वहां से आधे घंटे तक पैदल चलकर उस सुनसान सीवर एंट्रेंस तक पहुंचे। जब क्लेन मैनहोल का कवर उठाकर नीचे उतर रहा था तो इयान ने हैरानी और क्यूरियोसिटी से पूछा, आपने इसे ढूंढा कैसे? क्लेन ने नीचे देखते हुए लापरवाही से जवाब दिया, स्किल्ड ट्रेनिंग, जिसमें रीजनिंग, इन्वेस्टिगेशन, ट्रैकिंग और इंटेरोगेशन की कई टेक्निक्स शामिल हैं। इयान भी उसके पीछे सीवर में उतर गया। लगता है आपने बहुत प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। क्लेन ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने जलती हुई लैंटर्न पकड़ी और इयान को उस अंधेरे कोने तक ले गया। जैसे ही वो पास पहुंचा उसने देखा कि जरियल की बॉडी पिछली रात के मुकाबले और भी ज्यादा गायब थी। उसका एक हाथ और आधी पसलियां गायब थीं। ये किसी चूहे का काम तो नहीं हो सकता, क्लेन ने मन में सोचा। पर इयान को ये बात नहीं में, इयान की रोशनी में इयान ने लाश को साफ साफ देखा। वो अचानक नीचे झुका और उल्टी करने लगा। क्लेन ने फौरन अपनी तैयार से ऑयल की शीशी निकाली, ढक्कन खोला और उसे इयान की नाक के पास रख दिया। इयान की आंकड़ी जाने और वो शांत हो गया। लगभग 20 सेकंड बाद उसने धीरे से कहा था, यू। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और उस कटी फटी लाश को कुछ बार और देखा। मैं कंफर्म कर सकता हूं कि ये डिटेक्टिव्स रियल ही हैं। मुझे अफसोस है, क्लेन ने बस पोलाइटनेस के लिए कहा। मेरा सजेशन है कि तुम पुलिस को बुला लो। ठीक है, इयान ने सिर हिलाया और क्लेन के पीछे पीछे वापस ऊपर आ गया। उसी पल क्लेन ने अपने हाथ झटकते हुए कहा, मेरा मिशन यहीं खत्म होता है। इसके बाद क्या करना है ये तुम पर है। इयान कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा। मैं अभी भी आपके 3 काम का कर्जदार हूं, आप अभी बता सकते हैं। सच कहूं तो अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, क्लेन ने ईमानदारी से जवाब दिया। मुझे जानना है कि मुझे बिना वेपन परमिट के गन और बुलेट्स कहां से मिल सकती हैं। इयान ने लगभग बिना सोचे समझे कहा, बैकलैंड ब्रिज डिस्ट्रिक्ट में आयरन गेट स्ट्रीट पर ब्रेवहार्ट्स बार में जाओ, वहां कास्पर्स कालिन को ढूंढना और उसे कहना कि ओल्ड गीजर ने भेजा है। ठीक है, बाकी 2 बातों के बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे लगता है कि हम फिर मिलेंगे। क्लेन ने जानबूझकर कैजुअली सिर हिलाया। इयान ने उसे एक नजर देखा पर कुछ कहा नहीं। दोनों अलग अलग गलियों में चले गए और वो सुनसान जगह एक बार फिर शांत हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद क्लेन अचानक मुड़ा और वापस उसी रास्ते पर आ गया। वो एक कोने में छिप गया और सीवर के एंट्रेंस पर नजर रखने लगा। 2-3 मिनट इंतजार करने के बाद उसने देखा कि इयान चुपचाप वापस आया और सावधानी से चारों ओर देख रहा था। क्लेन ने सही टाइम पर अपनी नजर हटा ली। दीवार से पीठ टिकाकर सुनने लगा। उसे मैनहोल का कवर हटने की और किसी के नीचे उतरने की आवाज आई। सावधानी से सिर बाहर निकालकर क्लेन ने देखा कि इयान वापस सीवर में जा चुका था। क्या जरियल की बॉडी पर कोई क्लू या कुछ और था? वाकई ये मानो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है, उसने सोचते हुए सिर हिलाया। अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के बाद क्लेन ने सच में वहां से जाने का फैसला किया और 2 दिन बाद कास्पर से मिलने का प्लान बनाया। अब सीन शिफ्ट होता है। टी टाइम पर वाइकाउंट ग्लेंट अपने घर पर थे। स्टडी का दरवाजा कसकर बंद था, जिसके अंदर 4 लोग बाहर चल रही पार्टी से अलग बैठे थे। जियो, फॉर्स, ये तुम दोनों का रिवॉर्ड है। ऑड्रे ने एक फूले हुए लिफाफे को डेस्क के पार उन दोनों की तरफ खिसका दिया। जियो कुछ पोलाइट कहना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ उसके मुंह से ज्यादा तेज निकले और लिफाफे तक पहुंच गए। पैसे का वजन महसूस करके वो बस ईमानदारी से कह सकी, मिस ऑड्रे, आपकी जेनरोसिटी के लिए थैंक। आपकी ऑनेस्टी आपको और भी खूबसूरत बनाती है। बोलते बोलते उसने लिफाफे के चारों ओर बंधी पतली डोरी खोली और अंदर के नोट देखे। ये एक जैसे ग्रे कलर के नोट थे जिन पर काली धारियां थीं। गड्डी काफी मोटी थी और उसमें से इंक की एक खास महक आ रही थी। और 10 पाउंड्स। जियो ने एक नोट निकालकर उसका फेस वैल्यू चेक किया। उसके बगल में फॉर्स, जो पैसों के मामले में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रही थी, वो भी झुककर देखने लगी। ये कम से कम मोटाई को देखते हुए जियो ने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि कितने नोट होंगे। उसने फॉर्स की तरफ देखा और दोनों की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। ये उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। ऑड्रे हल्के से मुस्कुराई और कहा, टोटल 800 पाउंड्स हैं। तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लेना कि कैसे बांटना है। और मुझे बहुत खेद है कि इस मामले ने तुम्हें खतरे में डाल दिया। 800 पाउंड्स नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जियो ने सोचा, अगर हमें दोबारा भी ये करना पड़ता तो भी मैं ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती। उसे लगा कि आधे पैसे से भी वो शेरिफ पोशन का फॉर्मूला खरीद सकती है। फॉर्स के होठों पर भी मुस्कान आ गई। ये तो मेरी स्टॉर्मविंड माउंटेन विला से मिली अब तक की रॉयल्टी से भी ज्यादा है। सोफे पर बैठे वाइकाउंट ग्लेंट को भी थोड़ी जलन हो रही थी, पर जियो या फॉर्स से नहीं, बल्कि ऑड्रे से, जो बिना किसी टेंशन कितने पैसे दे सकती थी। अहम वाइकाउंट ग्लेंट ने अपना गला साफ किया। अगर तुम लोग एपोथेकरी का फॉर्मूला ला सकते हो तो मैं भी तुम्हें अच्छा पेमेंट दूंगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। जियो ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। फिर उसने ऑड्रे की ओर देखा। हम हाल ही में किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं जिस पर साइकोलॉजी एल्केमिस्ट से होने का शक है, और हमें जल्द ही आपके स्पेक्टेटर पोशन के बारे में भी क्लू मिल जाएंगे। जियो,
मैं ऑलरेडी सीक्वेंस 8 पर हूं, तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग। ऑड्रे ने मन में सोचा, पर बाहर बस मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इंतजार रहेगा। इसके बाद चारों लोग बियॉन्डर सर्कल्स की अलग अलग अफवाहों के बारे में बात करने लगे। अचानक जियो की नजर दो हार्डकवर बुक्स पर पड़ी, हिस्ट्री ऑफ द लोएन किंगडम्स एरिस्टोक्रेसी और स्ट्रियॉथ कोट ऑफ आर्म्स। इस बीच फॉर्स को भी अपनी पसंद की किताबें मिल गईं। ऑनरेबल वाइकाउंट ग्लेंट, क्या मैं ये 2 किताबें उधार ले सकती हूँ? मैं जल्द ही लौटा दूंगी, जियो ने रिक्वेस्ट की। ग्लेंट ने बिना ज्यादा परवाह किए सिर हिला दिया, नो प्रॉब्लम। फॉर्स ने भी जल्दी से रिक्वेस्ट की और उसे भी परमिशन मिल गई। ये सब देखकर ऑड्रे के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। एक क्वालिफाइड स्पेक्टेटर होने के नाते उसने जियो और फॉर्स की पसंद को पहले ही समझ लिया था और बिना किसी को पता चले पहले से ही अरेंजमेंट कर दिया था। सामने वाले को ये महसूस कराना कि ये सब उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, यही तो एक स्पेक्टेटर की पावर का मैनिफेस्टेशन था। शाम को जियो सोफे पर बैठ गैस लैंप की रोशनी में हिस्ट्री ऑफ द लोएन किंगडम्स एरिस्टोक्रेसी पढ़ रही थी। काफी देर पढ़ने के बाद जियो को अचानक हार्डबैक में कुछ अजीब लगा। उसने ध्यान से जांचा तो उसे एक इंटरलेयर मिला जिसके अंदर एक पुराना कागज छिपा हुआ था। कागज के सामने की तरफ एम्परर रोजेल द्वारा बनाए गए स्पेशल सिंबल्स थे और पीछे की तरफ एंशिएंट हर्मीस में एक पैराग्राफ लिखा था। जियो को लगा कि शायद वाइकाउंट ग्लेंट के पूर्वजों ने रोजेल के कुछ सिंबल्स को डिकोड किया था। वो अचानक एक्साइटेड हो गई। उसने एंशिएंट हर्मीस को डिकोड करने की कोशिश की और धीरे धीरे मन में पढ़ा, द फूल जो इस युग का नहीं है, ग्रे फॉग के ऊपर का मिस्टीरियस रूलर, द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक जो गुड लक को कंट्रोल करता है। तो भाई, चेयरवुड बोरो 15 मिन स्ट्रीट में क्लेन आराम से एक रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा था। उसके बगल में फायरप्लेस में कोयला जल रहा था। माहौल एकदम गर्मियों जैसा गर्म था और क्लेन ने एक व्हाइट शर्ट, वेस्ट और पतली पैंट्स पहनी हुई थी। उसके सामने एक न्यूज़पेपर फैला हुआ था और वो सबसे ज्यादा एड्स वाले सेक्शन को देख रहा था। एक नए टाइप के ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल को तुरंत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, डिटेल सामने सामने डिस्कस की जाएंगी। क्लेन ने उस एड को 2 बार पढ़ा, फिर पास की एक छोटी सी डार्क रेड टेबल से पेंसिल उठाई और उस मैसेज पर सर्कल बना दिया। उसका प्लान था कि अगर अगले 1-2 दिन में कोई काम नहीं मिला तो वो देखेगा कि इस नए ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा है भी या नहीं। काश ये बाइसिकल जैसा कोई प्रोडक्ट हो, क्लेन मन में बड़बड़ाया। तभी अचानक उसे अपने कानों में एक धुंधली सी प्रार्थना की आवाज सुनाई दी। कौन है? मिस जस्टिस, मिस्टर हैंगमैन, द सन, या फिर बैकलैंड बैंक का कोई क्लर्क मेरा पासपोर्ट कॉपी कर रहा है? क्लेन के दिमाग में कई ख्याल आए। उसने न्यूज़पेपर नीचे रखा, अपने बेडरूम में गया और दरवाजा लॉक कर लिया। फिर उसने काउंटर क्लॉकवाइज 4 कदम लिए और ग्रेफॉक के ऊपर वाली दुनिया में एंटर हो गया। वहां उसने देखा कि फूल की सीट के बगल में पुराने कांसे के टेबल के किनारे पर एक साफ और चमकीली रोशनी चमक रही थी। एक्सपीरियंस्ड क्लेन शांति से बैठ गया और अपनी स्पिरिचुअलिटी को उस प्रार्थना का जवाब देने के लिए यूज किया। उसकी आंखों के सामने का सीन अचानक बदल गया। उसे एक धुंधला सा सोफा दिखा जिस पर नाइट की ट्रेनी यूनिफॉर्म पहने एक छोटी सी औरत सिकुड़ी हुई बैठी थी। ओह, तो वो मेरा पासपोर्ट कॉपी नहीं कर रही। वो एक काग अचानक वजह समझ आ गई। ये जरूर उन 2 बियॉन्डर्स में से एक होगी जिनके बारे में मिस जस्टिस ने बताया था, जिन्हें मेरी वेटिंग की जरूरत है। लगभग 20 सेकंड की खामोशी के बाद क्लेन ने कोई फॉर्मल रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसने प्लान किया कि वो आधी रात को अगला स्टेप लेगा। वो उसके रिएक्शन, एटीट्यूड और चीजों को हैंडल करने के लिए को टेस्ट करेगा ताकि उसकी पर्सनैलिटी और एबिलिटीज का पता चल सके। और हाँ, वो किसी को भी टैरो क्लब ज्वाइन करने के लिए फोर्स तो बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरी तरफ द फूल जो इस युग का नहीं है। जियो, जिसने अभी अभी एंशिएंट हर्मिस का सेंटेंस पढ़ा था, कुछ सेकंड्स के लिए जम सी गई। फिर वो अचानक सीधी होकर बैठ गई। ये तो किसी छिपे हुए एग्जिस्टेंस का ऑनरी नेम लगता है। उसे ये सोचकर डर लगा और उसकी मिस्टिसिज्म की नॉलेज और सुनी सुनाई अफवाहों ने उसे बताया कि जब भी कोई किसी हिडन एग्जिस्टेंस का पूरा ऑनरी नेम पढ़ता है तो वो उस एग्जिस्टेंस का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और ऐसे ध्यान का नतीजा ज्यादातर बुरा या यूं कहें कि ट्रेजिक ही होता था। उनमें से कई हिडन बीइंग्स तो इविल गॉड्स और डेविल्स के अवतार थे। मैंने इसे एंशिएंट हर्मिस में पढ़ा, वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन में। इतनी बेवकूफ हूं। जियो डर के मारे चारों ओर देखने लगी। उसे डर था ही कोई अजीब सा मॉन्स्टर उसके घर में अचानक ना आ जाए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। सोफा, कॉफी बट सब कुछ अपनी जगह पर था। लगभग 1 मिनट तक हाई अलर्ट पर रहने के बाद जियो थोड़ा रिलैक्स हुई और खुद को तसल्ली देने लगी। चिंता मत कर, मैंने सिर्फ ऑनिफिक नेम बोला है, उसके आगे कोई प्रार्थना तो नहीं की। ये एक इनकम्प्लीट सेरेमनी है तो इससे कोई अटेंशन नहीं मिलना चाहिए और हो सकता है कि ये नाम गलत हो, जिसे किसी ने बस ट्रांसलेट कर दिया हो। लेकिन मैंने सुना है कि अगर इविल गॉड्स और डेविल्स इंटरेस्टेड हो जाएं तो वो इनकम्प्लीट सेरेमनी पर भी रेस्पॉन्ड करते हैं। मैं सच में बहुत बेवकूफ हूं। ये सोचते सोचते जियो का चेहरा उतर गया। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ और मिनट इंतजार करने के बाद जब उसने देखा कि कोई रेस्पॉन्स ने एक गहरी सांस ली
तो उसने वो कागज का टुकड़ा वापस बुक में रख दिया और भारी मन से बाथरूम में चली गई। उसने नल चालू किया और ठंडे पानी से अपना सिर साफ करने की कोशिश की। जैसे ही पानी बहना शुरू हुआ, जियो ने पानी लेने के लिए अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं और जैसे ही वो ठंडा पानी अपने चेहरे पर लगाने वाली थी, उसकी नजर शीशे में एक लंबे थोड़े घुंघराले ब्राउन बालों पर पड़ी, जबकि उसके खुद के बाल कंधे तक पीले और बिखरे हुए थे। अचानक जियो के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जमीन पर पैर पटका और अपने हाथों के एक धक्के से पीछे की ओर उछली और अपनी बॉडी को आधा घुमाकर उस चीज अपनी कोनी से वार कर दिया। पौ वो एक गर्म शरीर से टकराई, जिससे सामने वाले ने एक जानी पहचानी चीख निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। जियो ने के कुछ भी करने से खुद को रोक लिया और अपनी दोस्त को देखा जो दर्द से अपना पेट पकड़े थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसके मुंह का कोने आप ही टेढ़ा हो गया। फोर्स, तुम वापस कब आई? फोर्स ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसे दर्द से उबरने में थोड़ा टाइम लगा। फिर वो दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ी हुई और बड़बड़ाते हुए बोली, मैं अभी अभी वापस आई हूँ। जियो, तुम पागल हो क्या? बिना देखे ही मुझ पर हमला क्यों कर दिया? और कितनी जोर से मारा है? तुम अंदर कहाँ से आई? जियो ने अजीब तरह से पूछा। बाथरूम की खिड़की से। कोई प्रॉब्लम है? एक अप्रेंटिस होने के नाते मेरे पास चाबीन होना नॉर्मल है। फोर्स ने ऐसे जवाब दिया जैसे ये कोई बड़ी बात न हो। जियो ने सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा, तो तुम दरवाजे से क्यों नहीं आई? तुमने मुझे अभी बहुत डरा दिया था। फोर्स ने अपनी आंखें झपकाई और कहा, अगर मैं दरवाजे से आती तो मुझे एक बड़ा चक्कर लगाना पड़ता। वो बहुत झंझट का काम है। मुझे सीधी लाइन में चलने की आदत है। फिर वो रुककर शक से पूछने लगी, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन थोड़ा ज्यादा नहीं था। जियो ने 3 सेकंड तक सोचा कि अपनी इज्जत बचाए या अपनी जान। फिर उसने ईमानदारी से जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि मैंने एक गलती कर दी है, एक जानलेवा गलती। क्या गलती? फोर्स ने अपना पेट मलते हुए पूछा। वो कंफ्यूज्ड और चिंतित थी। जियो ने जल्दी जल्दी उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसे किताब के कवर में एक पुराना कागज मिला और फिर उसने गलती से एंशियंट हर्मिस में वो मंत्र मन ही मन पढ़ लिया, जिसमें शायद किसी हिडन एग्जिस्टेंस का ऑनरिफिक नेम था। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? खैर, ठीक ही होगा। सेरेमनी पूरी नहीं हुई थी और कौन जाने कि ये असली है भी या नहीं। फोर्स ने चारों ओर देखा और उसे बेवजह ही ठंड लगने लगी। वो जियो के पीछे पीछे लिविंग रूम में गई और उस पीले कागज को देखा। एक नजर देखने के बाद फोर्स, जो मिस्टिसिज्म की प्रोफेशनल रिसर्चर थी, उसने सिर हिलाकर कहा, ये उन इविल गॉड्स, डेविल्स और सीक्रेट एक्सटेंस में से कोई नहीं है जिन्हें मैं जानती हूँ। सब ठीक होना चाहिए और अब तक कुछ हुआ भी नहीं है। इसका मतलब है कि सब ठीक ही होगा। जियो को रिलैक्स होता देख उसे अपने पेट के दर्द ख्याल आया तो उसने जानबूझकर शरारत से कहा, बेशक अगर सच में कुछ हुआ तो हम अपनी मामूली एबिलिटी से खुद को बचा तो नहीं सकते। जियो का चेहरा पीला पड़ गया और वो बोल पड़ी, फोर्स, आज रात एक साथ सोते हैं नहीं? छोड़, मैं अकेले ही सो लूंगी। फोर्स ने अपनी भौहें चढ़ी और हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोचो, मुझे हर पूर्णिमा को अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है, लेकिन मैं पागल तो नहीं हुई। चलो बाकी की 3 किताबें भी देख लेते हैं। अगर उनमें भी वही कागज और वही मंत्र हुआ तो इसका मतलब है कि ये वाइकाउंट ग्लिंट का कोई प्रैंक है। दोनों ने जल्दी जल्दी बाकी की किताबें भी चेक की, लेकिन उन्हें कुछ और अजीब नहीं मिला। जियो और फोर्स ने एक दूसरे को देखा और माहौल फिर से गंभीर हो गया। क्या हमें आज रात सेंट सैमुअल कैथेड्रल में घुस जाना चाहिए? जियो ने एक सुझाव दिया। सेंट हियरलैंड कैथेड्रल क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता कि एवरनाइट गॉडेस मुझे प्रोटेक्ट करेंगी, फोर्स ने जवाब दिया। दोनों लेडीज फिर से चुप हो गईं और थोड़ी देर बाद फोर्स ने कहा, और ऐसा करने से हम नाइट हॉक्स या मशीनरी हाइव माइंड के निशाने पर आ जाएंगे। हो सकता है उस हिडन एग्जिस्टेंस का यही गोल हो। ठीक है, सो जाओ, हमें कल सुबह जवाब मिल जाएगा। अगर तब तक कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि सब सच में ठीक है। आधी रात को क्लेन की नींद ने आप खुल गई। वो बिस्तर से उठा और ग्रे फॉग के ऊपर वाली दुनिया में चला गया। वो फूल की कुर्सी पर बैठ गया। उसका प्लान मिस जस्टिस की साथी को रेस्पॉन्ड करने और एग्जामिनेशन प्रोसेस शुरू करने का था। तभी उसे एक नया आइडिया आया। शायद वो कोशिश कर सकता था कि क्या वो उसे फॉग के ऊपर वाली दुनिया में खींच सकता है। वो लड़की जरूर सो गई होगी और अगर मैं कामयाब हो भी गया तो वो शायद इसे एक नॉर्मल से ज्यादा क्लियर सपना समझेगी। अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं सही टाइम पर कनेक्शन काट सकता हूँ ताकि वो अपने आसपास की चीजें साफ साफ न देख पाए। बार बार सोचने के बाद क्लेन ने अपना हाथ बढ़ाया और उस चमकती हुई रोशनी को छूकर उससे कनेक्शन बनाया। अचानक क्लेन ने महसूस किया कि उसकी स्पिरिचुअलिटी तेजी से बाहर निकल रही है, जिससे ग्रे फॉग के ऊपर का मिस्टीरियस स्पेस थोड़ा कांप गया। जब क्लेन को लगा कि उसकी सारी स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाएगी, तभी सब कुछ शांत हो गया और लंबे कांसे के टेबल के किनारे पर एक धुंधली मुपड़ी फिगर दिखाई दी। अपनी नींद में जियो ने अपनी आंखें खोलीं और उसे एंडलेस फॉग, एक पुरानी ऊंची कुर्सी और एक डार्क फिगर उसे देखती हुई दिखाई दी। बहुत खुश हुआ, ने प्लान के मुताबिक तुरंत कनेक्शन काट दिया। वो धुंधली छोटी सी फिगर गायब हो गई, लेकिन ग्रे व्हाइट मिस्ट के अंदर एक लाल धुंधला सा तारा दिखाई दिया। क्लेन ने इस सीन को देखा और एक बात कंफर्म कर ली, जैसे ही कोई उसका नाम जपेगा वो उस इंसान को ग्रे फॉग के ऊपर वाली दुनिया में खींच सकेगा। और वो लाल तारा एक स्टेबल कनेक्शन का सिंबल था। हालांकि कुछ लिमिटेशंस हैं। मेरी अभी की स्ट्रेंथ के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा एक और कनेक्शन बना सकता हूँ,
उसने सोचा उसे रेस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं थी, उसकी एक कोशिश ही काफी थी। दूसरी तरफ जियो नींद में ही उठकर बैठ गई। वो पूरे टाइम ऑनरी नेम जपने के खतरों के बारे में चिंता कर रही थी और सोने के थोड़ी देर बाद ही उसने एक मिस्टीरियस स्पेस का सपना देखा और एक फॉगी फिगर उसे ऊपर से देख रही थी। सपना इतना क्लियर था कि जियो डर गई। उसने अपने बगल में सो रही फॉर्स को देखा और कांपते हुए सोचा, क्या ये डर की वजह से आया बुरा सपना है या फिर किसी हिडन एग्जिस्टेंस का ध्यान खींचने की वजह से मुझ पर कोई बुरी आत्मा का साया है। कल रात बियॉन्डर्स की एक गैदरिंग है। फॉर्मूला खरीदने के अलावा मुझे किसी ऐसे इंसान को भी ढूंढना होगा जो बुरी आत्माओं को भगाने में अच्छा हो ताकि मैं खुद को प्यूरिफाई करवा सकूं। एक धुंधली सुबह क्लेन अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसने अपनी खरीदी हुई व्हीट ब्रेड को तोड़ा और उसे दूध में डुबोया। हालांकि उसकी बॉडी बहुत पहले बदल चुकी थी, लेकिन अच्छे खाने की उसकी चाहत उसकी आत्मा में बस गई थी। उसे लोएन किंगडम का बोरिंग और रिपीटेटिव ब्रेकफास्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बस एक्सपेरिमेंट करने की पूरी कोशिश करता था। उसने सोचा कि वो सिर्फ टोस्ट, ब्रेड, बेकन, सॉसेज और बटक ही खुद को लिमिटेड नहीं रखेगा। जैसे उसकी रेसिपी में साउथ की पोर्क भरी पेस्ट्री, फेना पॉटर नूडल्स और रोस्टेड कॉर्न पेस्ट्री जैसी नई चीजें शामिल हो गई थीं। फेसेक एम्पायर का कैवियार भी बहुत महंगा है, लेकिन वो बुरा है। वो सिर्फ फॉर्मल मील्स के लिए ही ठीक है। क्लेन ने भीगी हुई व्हीट ब्रेड का एक छोटा टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। उसे दूध और गेहूं का मिलाजुला स्वाद महसूस हुआ। ब्रेकफास्ट के बाद क्लेन ने अपनी कटलरी नीचे रखी, लेकिन उसे टेबल साफ करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने न्यूज़पेपर्स उठाए और पढ़ने लगा। थोड़ी देर में डिवाइन करूंगा। अगर और कुछ करने को नहीं हुआ तो मैं सेंट जॉर्ज बोरो की 3rd स्ट्रीट पर मिस्टर लेपर्ड से मिलने जाऊंगा और देखूंगा कि उनका नया ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं। उसने सोचा, बैकलैंड सच में बहुत बड़ा है। हर बोरो लगभग टिंगन सिटी जितना बड़ा है और ईस्ट बोरो तो हद से ज्यादा बड़ा है। बैकलैंड का पब्लिक हॉर्स कैरेज सिस्टम काफी हद तक टिंगेन जैसा ही था। कीमत भी लगभग वही थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनमें से ज्यादातर एक ही बोरो तक सीमित थे। अगर किसी को चेरवुड से सेंट जॉर्ज जाना होता तो कुछ ट्रांसफर्स करने पड़ते, जिससे किराया बढ़ जाता। ऐसी सिचुएशन ने एक नए ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की उम्मीदों को और भी अट्रैक्टिव बना दिया था। नॉक नॉक। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। क्या उन्हें डोरबेल बजाना नहीं आता? क्लेन कुछ शब्द बड़बड़ाया, अपना कॉलर सीधा किया, दरवाजे तक गया और उसे खोला। उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। ये वही हाइल्डर आदमी था जिसने स्टीम मेट्रो में इयान का पीछा किया था। उसकी स्किन डार्क थी और वो दुबला पतला लेकिन मजबूत दिख रहा था। क्लेन की मीडियमशिप के रिजल्ट्स के मुताबिक उस आदमी का नाम मर्सो था, जो जमांगर गैंग का एक एग्जीक्यूशनर था और लगभग बॉस के बराबर था। एक्सक्यूज मी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या आपको कोई काम सौंपना है? क्लेन ने जानबूझकर थोड़ा कंफ्यूज होने का नाटक किया। मर्सो ने एक ब्लैक कोट और एक शानदार सिल्क हेड पहना था, लेकिन वो किसी भी एंगल से जेंटलमैन नहीं लग रहा था। उसने ठंडी नजरों से क्लेन को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने लोएन भाषा में एक भारी हाईलैंडर एक्सेंट के साथ पूछा, क्या तुम डिटेक्टिव शर्लॉक मोरियार्टी हो? क्लेन ने छोटा और सीधा जवाब दिया। मर्सो ने सख्ती से अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें किसी को ढूंढने के लिए हायर करना चाहता हूं। हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं। क्लेन ने खुद को किसी भी तरह से अजीब बिहेव करने से रोका। मर्सो ने ठंडे अंदाज में अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा हूं उसका नाम इयान राइट। उसकी आंखें चमकीली लाल हैं, शायद 15 या 16 साल का होगा। उसे एक ब्राउन पुराना कोट और उसी कलर की गोल टोपी पहनना पसंद है। मुझे यकीन है तुम उसे जानते हो। क्लेन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मर्सो ने क्लेन के इनकार को नजरअंदाज करते हुए कहा, वो एक चोर है जिसने मेरी एक जरूरी चीज चुराई है। अगर तुम उसे ढूंढ सकते हो तो तुम्हें कम से कम 10 पाउंड्स मिलेंगे। केम ने बहुत कम क्लूज दिए। क्लेन ने एक बहाना बनाया। 30 पाउंड्स। मर्सो ने एक नया ऑफर दिया। क्लेन ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, ये मेरे कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। 50 पाउंड्स। मर्सो ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। सॉरी, मैं ये मिशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लेन 2 सेकंड के लिए हैरान हुआ, लेकिन आखिर में उसने रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। मर्सो ने कुछ सेकंड्स तक उसे धीरे धीरे स्टडी किया। उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी और खतरनाक होती गईं। उसने कोई नई कीमत नहीं दी और न ही पोलाइटली अलविदा कहा। वो अचानक मुड़ा और तेजी से गली के आखिर तक चला गया। इस गैंग की इंटेलिजेंस काफी अच्छी है। उन्हें यह भी पता है कि इयान एक बार मेरे पास आया था। क्लेन ने मन ही मन एक गहरी सांस ली, लेकिन उसे ज्यादा चिंता या डर महसूस नहीं हुआ। आखिरकार मैं वो हूं जिसने एक बार सीधे एक ईविल गॉड के बेटे का सामना किया है। ये सोचते सोचते उसकी मुस्कान अचानक खिल उठी। उसने एक सिक्का उछालकर डिसाइड किया कि आज वो बाहर जाएगा नहीं। जवाब पॉजिटिव था। सेंट जॉर्ज बोरो 3rd स्ट्रीट पर एक ट्रैक पब्लिक कैरेज से स्टीम मेट्रो में ट्रांसफर करने के बाद और फिर एक ट्रैकलेस कैरेज में ट्रांसफर करने के बाद क्लीन आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। इसमें उसे टोटल 11 पेंस खर्च करने पड़े। कैरेज से उतरने के ठीक बाद उसने देखा कि हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और वो छाता नहीं लाया था। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के मुताबिक बैकलैंड में ये रोज की बात है।
हैट्स के पॉपुलर होने की वजह यह है कि लेडीज और जेंटलमैन हर समय छाता लेकर नहीं चलते। क्लेन अपनी हाफ टॉप हैट को नीचे दबाया और तेजी से यूनिट 9 के बाहर दौड़कर बारिश से बचने के लिए छज्जे के नीचे चला गया। उसने अपने शरीर से पानी की बूंदें झाड़ी और डोरबेल बजाई, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। क्या डोरबेल खराब है? क्लेन जैसे ही दरवाजा खटखटाने के लिए अपना हाथ उठाने वाला था, उसने अचानक दूर से कदमों की आहट सुनी। उस आदमी की इमेज अपने आप उसके दिमाग में बन गई। वो एक लंबा पतला आदमी था जिसके काले बाल और नीली आंखें थीं। वो अपने 30s में था और उसने ग्रे ब्लू वर्कर वाले कपड़े पहने थे, लेकिन वो जेंटल और रिफाइंड लग रहा था। क्रीक दरवाजा खुला। उस जेंटलमैन ने अपना माथा मला और पूछा, मैं जान सकता हूं कि आप किसे ढूंढ? क्या कोई काम है? क्लेन ने अपनी हैट उतारी और थोड़ा झुककर कहा, मैं मिस्टर लेपर्ड को ढूंढने आया हूं। मैं उनके नए ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में इंटरेस्टेड हूं। उस जेंटलमैन की आंखें अचानक चमक उठीं। मैं ही लेपर्ड हूं, प्लीज अंदर आए। वो एक तरफ हो गया और क्लेन को अंदर आने दिया। क्लेन को अपनी केन टेक कर रखनी पड़ी और वो अपना कोट नहीं उतार सका। वो लेपर्ड के पीछे पीछे लिविंग रूम में चला गया। ये कहना पड़ेगा कि उस जेंटलमैन घर बहुत गंदा था। अकेले लिविंग रूम में कॉफी टेबल पर ही रिंच, बेयरिंग्स और स्क्रू ड्राइवर्स जैसी कई मैकेनिकल चीजें पड़ी थीं। आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं? राइट, क्या आप कॉफी या ब्लैक टी लेंगे? ओह, लगता है मेरे पास ब्लैक टी खत्म हो गई है, लेपर्ड ने कहा। यह जेंटलमैन थोड़ा सीधा है और लगता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में ज्यादा अच्छा नहीं है। क्लेन के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, मुझे डिसीजन लेने से पहले आपका नया ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल देखना होगा। बोलते बोलते उसने चारों ओर देखा और दीवार पर एक ट्रायंगुलर सेक्रेड एम्ब्लेम लटका हुआ देखा। वो गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी का सिंबल था। लेपर्ड क्लेन की सीधी बात से चिढ़ा नहीं। उसने तुरंत कहा, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपने सिर पर थपकी मारी। मैं तो भूल ही गया, हमें एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना होगा ताकि आप मेरा इन्वेंशन चुरा न लें। मिस्टर लेपर्ड, आपकी याददाश्त भी कुछ। क्लेन मुस्कुराया और कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद लेपर्ड क्लेन को एक रूम में ले गया। एक एक्टिविटी रूम जैसा लग रहा था। जमीन पर कंपोनेंट्स बिखरे हुए थे और बीच में एक रफ ऑब्जेक्ट खड़ा था जो एक आदमी की आधी हाइट का था और एक कैरेज जैसा दिख रहा था। क्या ये वो नया ट्रांसपोर्टेशन है जो आपने इन्वेंट किया है? क्लेन ने बीच में रखे उस क्रूड ऑब्जेक्ट की ओर इशारा किया। हाँ, मैंने इसे एम्परर रोजेल की इमेजिनेशन के आधार पर इन्वेंट किया है, उसने एक जोशीली नजर से जवाब दिया। एम्परर रोजेल की इमेजिनेशन? क्लेन ने हैरानी से पूछा। लेपर्ड ने तारीफ भरे अंदाज में समझाया, एम्परर रोजेल ने कई मैन्युस्क्रिप्ट्स छोड़े हैं जिनमें उन्होंने फ्यूचर की मशीनों के बारे में अपना विजन ड्रॉ किया है। वो एक आउटस्टैंडिंग जीनियस थे, नहीं एक मास्टर। बहुत सी चीजें पहले ही रियलिटी बन चुकी हैं। एम्परर, आप अभी भी दूसरों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्लेन का मुंह टेढ़ा हो गया। वो लगभग अपनी मुस्कान बनाए नहीं रख पा रहा था। इसे डिटेल में बताओ, उसने टॉपिक बदला। लेपर्ड क्लेन को स्क्रूड मेटलिक ऑब्जेक्ट के पास ले गया और दरवाजा खोला। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन टूल है जिसे घोड़े की जरूरत नहीं है। ड्राइवर सामने लेफ्ट सीट पर बैठता है, लगातार पेडल मारता है, लीवर्स और एक चेन के जरिए चारों पहियों से कनेक्ट होता है जिससे व्हीकल आगे बढ़ता है। और पहियों पर मैंने हवा भरी हुई रबर का इस्तेमाल किया है जो सफर को स्मूथ बना सकती है। तो ये एक ह्यूमन पावर्ड कार है? क्लेन मन ही मन हंसा। उसने कुछ सोच विचार के बाद कहा, इतनी बड़ी कैरेज और कम से कम 4 पैसेंजर्स के साथ सिर्फ इंसानी ताकत के भरोसे ज्यादा दूर तक ट्रैवल करना इम्पॉसिबल होगा। यही तो मेरा अगला गोल है, वजन कम करना और लीवर को कुछ गुना बढ़ाना। हालांकि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, मैं और कोशिशें फंड नहीं कर सकता। लेपर्ड ने उम्मीद भरी नों से क्लेन की तरफ देखा। दूसरे तरीकों पर विचार क्यों नहीं करते, जैसे कि स्टीम को ड्राइविंग फोर्स के रूप में इस्तेमाल करना? क्लेन ने धीरे धीरे अपने शब्द ऑर्गेनाइज किए। लेपर्ड ने सिर हिलाया। लोगों ने वो इन्वेंट किया है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत बड़ी है जिससे उसे कई गलियों में चलाना मुश्किल हो जाता है। क्लेन इसी का इंतजार कर रहा था। तो आप कुछ और सिंपल क्यों नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 2 पहिए, सिर इंसान और बिना किसी आउटर शेल के। तुम्हारा मतलब बाइक जैसी किसी चीज से है? लेपर्ड ने सोचते हुए पूछा। रोजेल की मैन्युस्क्रिप्ट में वो है। क्लेन ने भारी मन से सिर हिलाया। हाँ, दूसरे लोगों ने जो बाइक्स इन्वेंट की हैं वो ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। इसे सिंप्लीफाई करना लगता है काम कर सकता है। ये सच में अलग लगेगा, लेकिन इसे खरीदेगा कौन? लेपर्ड ने खुद से कहा। क्लेन ने बिना झिझके उसे एक डायरेक्शन दी। पोस्टमैन, थोड़ी बहुत सेविंग्स वाले वर्किंग क्लास, वो बिजनेसमैन जिन्हें रिस्पेक्टेबल दिखने की जरूरत नहीं है और जो पैसे बचाना चाहते हैं। बैकलैंड में ऐसे बहुत से लोग हैं। लेपर्ड ने एक पल के लिए थोड़ा सिर हिलाया। मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास स्पेयर पार्ट्स के पैसे नहीं हैं। मैं 100 गोल्ड पाउंड्स इन्वेस्ट करूंगा। मेरे अभी के सजेशन के अलावा मैं टोटल लूंगा। क्लेन 10% शेयर्स कहने में हिचकिचाया। 15% बेहतर था। तुम 35% शेयर्स ले सकते हो, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे बताए हुए बाइक कॉन्सेप्ट तक ही लिमिटेड है। लेपर्ड ने पहले ही बोल दिया। उसे डर था कि कहीं क्लेन कोई अनरीजनेबल रिक्वेस्ट न कर डील। क्लेन तुरंत हंस पड़ा।
हम पहले एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और इस मामले को सेटल करेंगे। उसके बाद मैं एक लॉयर ढूंढ कर एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाऊंगा और कुछ डिटेल टर्म्स ऐड करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई और इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे पहले मेरी सहमति लेनी होगी। नो प्रॉब्लम, लेपर्ड ने बेसब्री से जवाब दिया। उसे तो बस जल्द से जल्द अपने स्पेयर पार्ट्स खरीदने थे। बूंदाबांदी से मौसम में क्लेन चेरवुड बोरो की मिन्स्क स्ट्रीट पर वापस आ गया। वो घर में घुसा और सीधे फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में गया और अपने पेट की प्रॉब्लम सॉल्व की। जैसे ही पानी की आवाज गूंजी, क्लेन अपने हाथ धोने के लिए नीचे झुका। तभी उसके दिमाग में एक इमेज उभरी। सिंक के सामने वाले शीशे में उसका झुका हुआ सिर, धुंधला सा माहौल, उसके बगल में एक जोड़ी आंखें दिखाई दे रही थीं। एक जोड़ी आंखें। ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली क्लेन ने अपने घुटने मोड़े और बाथरूम के दरवाजे की तरफ लुढ़क गया। एक छोटा काले पंखों वाला तीर वॉश बेसिन में जा लगा। वो तीर हड्डी का बना लग रहा था और उससे नीली चमक निकल रही थी। वो बेहद खूबसूरत था। अगर क्लेन ने जरा भी हिचकिचाहट दिखाई होती तो वो इस अचानक हुए हमले से कभी नहीं बच पाता। लुढ़कने के बाद क्लेन ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ टैरो कार्ड्स निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि हवा का एक झोंका उसे घेर रहा है। अपनी आंखों के कोने से उसने एक काली परछाई को तेजी से अपनी ओर आते देखा। वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोज में उसके सामने आया, अपना पैर कसा और नीचे से ऊपर की ओर किक मारी, ये महसूस करते हुए कि वो हमले से बच नहीं सकता। क्लेन ने जल्दी से अपने पिछले इरादे छोड़ दिए और हमले को रोकने के लिए अपनी कोहनी का इस्तेमाल किया। एक धमाके के साथ उसे लगा जैसे उसका पूरा बायां हाथ सुन्न हो गया है और उसकी बॉडी खिंच गई, बिल्कुल उस स्क्वैश के खेल की तरह जो मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा पसंद था। कितनी जबरदस्त ताकत! क्लेन का दिल दहल गया। बिना घबराए उसने हवा में ही अपनी बॉडी को एडजस्ट किया और अपना पोस्चर बदला, जैसे वो एक्रोबेटिक्स कर रहा हो। उसने मुश्किल से अपना बैलेंस बनाए रखा। पापा! तभी एक पेड़ की छाल के रंग का ब्लो पाइप बाथरूम के फर्श पर गिरा और दरवाजे के पीछे जाकर बाउंस हुआ। जैसे ही क्लेन अपनी बॉडी को सीधा करके अगले हमले का सामना करने के लिए खड़ा होने वाला था, उसके दिमाग में अचानक एक सीन चमका। काले कपड़ों वाले दुश्मन की स्पीड उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। वो उसके अंदाजे से भी ज्यादा तेजी से पहुंचा। उसने अपनी बॉडी को नीचे झुकाया और अपना हाथ घुमाकर उसकी छाती पर वार किया। पलक झपकते ही क्लेन की बॉडी झुक गई और वो एक छोटी गेंद की तरह आधा चक्कर और घूम गया, जिसे बार बार फेंका जा रहा हो। पाव! उसने अपना हाथ बढ़ाकर जमीन पर टिकाया, अपने पैरों को कैंची की तरह खोला और अपना सिर नीचे रखा। इससे काले कपड़ वाले आदमी का मुक्का मिस हो गया और हवा में चला गया। जो मुक्का असल में उसकी छाती पर लगना था, वो क्लेन के बॉडी घुमाने के बाद उसके पैरों पर ही लग सकता था, लेकिन उसके पैर तो फैले हुए थे। ऊपर की ओर धक्का देकर उसके पैर एक साथ बंद हो गए और क्लेन फुर्ती से एक तरफ कूद गया। आखिरकार वो सीधा खड़ा होने में कामयाब रहा। पाव! इससे पहले कि वो अपने दुश्मन को देख पाता, काली परछाई पे ही उसके सामने आ चुकी थी और उसके साथ हवा का एक तेज झोंका भी था। कितना तेज रिएक्शन है! क्लेन ने जल्दी से अपने हाथ ब्लॉक करने के सामने उठा लिए। एक भारी आवाज के साथ उसे लगा जैसे वो किसी काले भालू से टकरा गया हो। उस जबरदस्त ताकत को झेल न पाने की वजह से वो सिर्फ लड़खड़ाते हुए पीछे हट सका और इस प्रोसेस में उसके हाथ लगभग सुन्न हो गए। उसी समय क्लेन ने आखिर अपने हमलावर को पहचान लिया। उसकी स्किन डार्क थी, वो दुबला पतला लेकिन मजबूत था। ये कोई और नहीं बल्कि जमांगर गैंग का एग्जीक्यूशनर मर्सो था, वही शख्स जो सुबह डिटेक्टिव मोरियार्टी से मिलने आया था। पा! अपनी आंखों में एक क्रूर चमक के साथ मर्सो ने उसका पीछा किया और अपने दोनों हाथ घुमाते हुए क्लेन पर लेफ्ट हुक या राइट पंच की बछार कर दी। क्लेन की ताकत और उसके ओपोनेंट की ताकत के बीच का अंतर साफ था। वो उसका सीधा सामना नहीं कर पा रहा था और उसे अपनी फुर्ती और प्रेमोनिटरी सेंसेस पर भरोसा करना पड़ रहा था ताकि वो पंचों के कॉम्बो से मुश्किल से बच सके। नहीं, मुझे अपनी एडवांटेजेस का पूरा इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह के एक विचार के साथ क्लेन ने हाथापाई बंद कर दी। उसने अपनी बॉडी को नीचे झुकाया और एक तरफ लुढ़क गया। क्रैक! एक कुर्सी मर्सो की किक से टूटकर बिखर गई। क्लेन ने एक हाथ से अपनी बॉडी को सहारा दिया, अपनी कमर में जोर लगाया और लुढ़कता रहा ताकि उसे अपने रोकार्डस खुद के बनाए हुए चार्म्स इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। टैप टैप टैप! मर्सो तेजी से उसके पास पहुंचा और एक के बाद एक अपनी टांगों से किक मारी जो उसके ओपोनेंट से किसी भी तरह से धीमी नहीं थी। वो एक विशाल भालू जैसा था जिसे फुर्ती का गिफ्ट मिला हो और उसकी कोई कमजोरी नहीं थी। उसने लुढ़कते हुए क्लेन को सिर्फ बचने और बचाव करने पर मजबूर कर दिया। उसे अपने कार्ड्स निकालने या अपने चार्म्स इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दिया। एक कुर्सी टूट गई, टेबल पलट गई, एक कोट रैक गिर गया और क्लेन ने लगभग पूरा चक्कर लगा लिया था, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। मैं इस तरह से और नहीं टिक सकता। वो बचता रहा, लुढ़कता रहा और हर मौके की तलाश में ताकि वो सिचुएशन को पलट सके। अचानक जब उसकी नजर लिविंग रूम में कॉफी टेबल पर पड़ी तो उसे एक आइडिया आया। बैम! क्लेन ने सहते हुए एक हाथ से एक वार रोका और लिविंग रूम की तरफ वापस कूद गया। इस पल मर्सो की टांगों की मसल्स अचानक ऐसे फूल गई जैसे उनमें हवा भर गई हो। बूम! उसने जमीन पर इतनी जोर से पैर मारा कि वो हिलती हुई सी लगी और वो एक गोली की तरह क्लेन की तरफ उछला। उसकी एक टांग की तरफ थी। क्लेन मुश्किल से एक पल के लिए टिका और फिर हवा में उड़ गया। एक खड़खड़ाहट के साथ कॉफी टेबल से टकराया, सिरेमिक टी सेट कपबोर्ड की तरफ उड़ गया और गोल फाउंटेन पेन, क्रैक टेम्पलेट और अलग अलग न्यूज़पेपर्स फर्श पर बिखर गए।
ये देखकर कि ब्लैक डबल ब्रेस्टेड कोट वाला डिटेक्टिव इम्पैक्ट से कमजोर हो गया है और कुछ पल के लिए उठ या लुढ़क नहीं पा रहा है, मर्सो की आंखों में एक क्रूर चमक कौंधी। वो आगे खिसका और चीनी मिट्टी के की आवाजों के बीच अपना घुटना आगे बढ़ाया। इस सीन को देखकर क्लेन की आंखें काली पड़ गईं। उसके हाथों में पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट था। वो अपनी प्रेमनिशन की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए लिविंग रूम में कॉफी टेबल की तरफ भागा था, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट या न्यूज़पेपर उठाने के लिए। जब उसने मर्सो के घुटने को अपनी तरफ आते देखा तो क्लेन की कलाई हिली। उस पल उसके दिमाग में एक बार फिर एक सीन उभरा, एक सीन जिसमें मर्सो की गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। क्लेन ने अपनी कलाई को थोड़ा दबाया और अपने हाथ में मौजूद क्रॉक टेम्पलेट को हिलाया। वो कॉन्ट्रैक्ट फाइन स्टील से बने एक डार्ट की तरह था जो मर्सो के गले की तरफ गया। उस पल उन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर से भी कम थी और जैसे जैसे मर्सो पास आ रहा था दूरी कम होती जा रही थी। एक सफेद चीज मर्सो की आंखों में रिफ्लेक्ट हुई और उसने इंस्टिंक्टिवली बचने के लिए पीछे कूदने की कोशिश की। उफ! कॉन्ट्रैक्ट सीधे मर्सो के गले में घुस गया, उसकी सांस की नली को भेदता हुआ। खून के बुलबुले वाले खूंखे थक्के बाहर निकलने लगे और मर्सो क्लेन के सामने गिर गया। उसके घुटने जमीन पर जोर से लगे। हफ! उसने खून से सना कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट बाहर निकाला और अपना गला पकड़ लिया। हालांकि वो अपने घाव से बहते खून को रोक नहीं पाया और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। आखिर में उसकी बॉडी कुछ बार ऐंठी और फिर उसने हिलना बंद कर दिया। क्लेन को संभलने में थोड़ा टाइम लगा, फिर उसमें मुड़कर खड़े होने की ताकत आई। उसकी उंगलियों के बीच कुछ टैरो कार्ड्स थे ताकि वो पॉसिबल काउंटरअटैक्स और दूसरी तीसरे दुश्मनों से अलर्ट रह सके। अपना स्पिरिट विज एक्टिवेट करने और ये कंफर्म करने के बाद कि उसका हमलावर मर चुका है, क्लेन ने चारों ओर देखा और उसे कोई और ऑरा नहीं दिखा। तब जाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने देखा कि 2 कुर्सियां टूट गई थीं, कॉफी टेबल कई जगहों से टूट गई थी और पूरे फर्श पर चीनी मिट्टी के टुकड़े बिखरे हुए थे। डाई लिविंग रूम और हॉलवे में गंदगी फैली हुई थी। सिर झुकाकर उसने देखा कि उसके सूट की आस्तीनें खराब हो गई थी और कपड़े की बाहरी परत पर बहुत सारी धूल लग गई थी। अचानक क्लेन ने धीरे से खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, इसके लिए कोई रिइंबर्समेंट तो नहीं मिलेगा? हा 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 हा। वो ऐसे हंसा जैसे उसे कोई ऐसी चीज मिल गई हो जो उसे जिंदगी भर हंसा सकती है। वो इतना हंसा कि उसकी बॉडी आगे पीछे झुक गई, यहां तक कि पूरे घर में सिर्फ उसकी हंसी गूंज रही थी। कुछ सेकंड्स बाद क्लेन मुस्कुराना बंद कर दिया और भारी एक्सप्रेशन के साथ लाश के पास गया। वो मरे हुए से बात करना चाहता था। मीडियमशिप रिचुअल से परिचित होने और अपनी ही प्रार्थनाओं का जवाब देते हुए क्लेन ने एक रिफ्रेशिंग खुशबू ली और ड्रीम डिवाइनेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फुसफुसाया, वो मास्टरमाइंड जिसने मर्सो को इस मिशन पर भेजा था। जल्द ही उसकी आंखें काली पड़ गईं। वो एक सपने में दाखिल हुआ और उसने एक ग्रे धुंध देखी। अचानक ग्रे और धुंधली दुनिया और रोशनी वाली फिगर्स बदल गई और उसके सामने कई सीन्स और इमेजेज बन गए। मर्सो के सामने बिनैट वाला एक मिडल एज आदमी था। उसकी व्हाइट शर्ट में एक कॉम्प्लिकेटेड लेयर्ड पंखुड़ी के आकार का कॉलर और कफ्स थे जिससे वो बहुत शानदार लग रहा था। एक टाइट ब्लैक वेस्ट और स्किनी ट्राउज के साथ वो भड़कीला और बढ़ा चढ़कर लग रहा था। इस मिडिल एज्ड आदमी के ब्राउन बाल और नीली आंखें थीं, एक पतला चेहरा जिस पर वो एक बहुत ही गुड लुकिंग जेंटलमैन था। उसने मर्सो की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, तुम कुछ भी करो, बस ये पियान राइड जिंदा मिले। अगर वो मर गया हो तो उसे 1 घंटे के अंदर मेरे पास लाओ, हो सके तो 50 मिनट्स के अंदर। यस यस मिस्टर एम्बेसडर। मर्सो ने अपनी बदतमीज नहीं छिपाई लेकर भी अपना सिर झुकाए रखा। सीन टूट गया और क्लेन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मिस्टर एम्बेसडर, इस मामले में दूसरे देश भी शामिल हैं। शर्ट के स्टाइल को देखते हुए वो एम्बेसडर शायद इंटिस रिपब्लिक का बैकलैंड में एम्बेसडर था। यान तो सिर्फ एक टीनेज लड़का है। वो जेंटलमैन स्पिरिट्स को चैनल कर सकता है या कम से कम उसके आसपास कोई ये ऐसा है जो ये कर सकता है। क्लेन एक पल के लिए सोचा, फिर ड्रीम डिवाइनेशन के लिए एक और सेंटेंस बनाया, इयान राइट को ढूंढने की वजह। क्रे धुंधले सपने में क्लेन ने एक बार फिर मिडल एज जेंटलमैन देखा। उसने मर्सो को घूरा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि क्यों, बस मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। मैंने तुम्हें जमांगर गैंग के पीछे का पावरफुल इंसान बनने के लिए पोषण और पैसे दिए थे, सवाल उठाने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए। हाँ, तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि इयान राइट शायद एक बहुत ही जरूरी चीज से जुड़ा हुआ है। जैसे ही सीन फीका पड़ा, क्लेन एक बार फिर सपने से बाहर आ गया। एक बहुत ही जरूरी चीज, मैं सच में नहीं बता सकता इयान, या हो सकता है पोषण तो मर्सो असल में एक बियॉन्डर था। कोई हैरानी की बात नहीं कि उसके कॉम्बैट स्किल्स इतने पावरफुल और डरावने थे। वो इस फील्ड में माहिर बियॉन्डर होना चाहिए। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आए, क्लेन को थकावट महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि अपनी ही रिक्वेस्ट का जवाब देने में उसकी बहुत स्पिरिचुअलिटी खर्च हो गई थी। अगर वो चाहता था कि उसकी मीडियमशिप स्टैंडर्ड्स पहले जैसे हो जाएं, तो उसने अंदाजा लगाया कि ऐसा तभी होगा जब वो सीक्वेंस 7 में होगा। रिचुअल खत्म करने और स्पिरिचुअलिटी की दीवार को हटाने के बाद क्लेन ने मर्सो की लाश को देखा, उसे काफी देर तक ध्यान से ऑब्जर्व किया। आखिरकार उसने अपने ओपोनेंट के गले के घाव पर स्पिरिचुअल रेडियंस के धब्बे देखे जो धीरे धीरे एक टुकड़े में जम रहे थे। उसे ध्यान से पकड़कर क्लेन ने एक डार्क रेड ऑब्जेक्ट बाहर निकाला जो धरती की जेली जैसा दिख रहा था।
क्या ये मर्सो द्वारा छोड़ा गया बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है? पता नहीं ये किस तरह का सीक्वेंस पोषण है। ये पता लगाना आसान है, मुझे ग्रे फॉग के ऊपर डिवाइन करके जवाब मिल जाएगा। थ्योरेटिकली लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक एक इंसान को सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स के बिना भी कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स दे सकता है। हालांकि इसे खाने के बाद कोई भी आसानी से कंट्रोल खो सकता है और मौके पर ही पागल हो सकता है। लो सीक्वेंस पोशंस के लगभग सभी सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स में स्पिरिचुअलिटी की कमी होती है। क्लेन के विचार बेतहाशा दौड़ रहे थे। फिर उसने आखिरकार खुद को फोकस करने पर मजबूर किया। अब उसके सामने एक लाश थी। उसे ये सोचकर सिरदर्द हो रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। मर्सो की बॉडी वहीं पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उनमें अभी भी कातिलाना नजर हो। जिस घाव ने उसका आधा गला काट दिया था वो पहले तो पतला था, लेकिन बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक के जमने से वो काफी फैल गया था और ज्यादा विभत्स हो गया था। उसी समय मौत के बाद इनकॉन्टिनेंस की वजह से उसकी लोअर बॉडी से बदबू आ रही थी। क्लेन ने उस लाल जेली जैसे ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ था और वो परेशान था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। उसके पास 3 ऑप्शन थे। पहला है कि वो सीन को साफ करे, अपने घावों को ठीक करे और जायज आत्मरक्षा के नाम पर पुलिस को रिपोर्ट कर दे। दूसरा ये कि वो देर रात तक इंतजार करे, लाश को किसी सीवर में फेंक दे और ऐसा दिखावा करे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और तीसरा ये कि वो तुरंत अपनी आइडेंटिटी छोड़ दे, किसी दूसरे बोरो में भाग जाए और अपना नाम फिर से बदल ले। पहले ऑप्शन में प्रॉब्लम ये थी कि क्लेन अभी भी एक अवैध निवासी था जिसके कई राज थे। पुलिस को रिपोर्ट करने से उसकी आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आसानी से पता चल सकती थी। दूसरे ऑप्शन में इस बात की लगातार चिंता के अलावा कि लाश मिल जाएगी और पुलिस उसके दरवाजे पर आ जाएगी, एक और छिपा हुआ खतरा था। जब मर्सो के पीछे का एम्बेसडर अपने सबऑर्डिनेट के गायब होने या मौत की पुष्टि करेगा तो वो जरूर किसी और को 15 मिन स्ट्रीट पर दोबारा भेजेगा। तब क्लेन को शायद एक सीक्वेंस से या सीक्वेंसेस दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। वो एक ऐसे गुट का सामना कर रहा था जो बहुत हद तक एक ताकतवर देश हो सकता था। तीसरा ऑप्शन सबसे समझदारी भरा और सेफ लग रहा था, जिससे वो सारे रिस्क से बच सकता था। लेकिन इसका एक नुकसान भी था, वो ये कि क्लेन का पोर्ट्रेट शायद पोस्ट कर दिया जाएगा जिससे वो वांटेड हो जाएगा। और ये उसके बिना किसी भेष वाले चेहरे का पोर्ट्रेट होगा जिसे बगल की मिसेज सैमर, उसके पड़ोसी लॉयर जर्गन और दूसरे लोग डिस्क्राइब करेंगे। एक बार वांटेड नोटिस न्यूज़पेपर्स में छप गया तो भले ही वो सिर्फ ग्रेटर बैकलैंड एरिया तक ही सीमित हो, क्लेन को डेली और दूसरे नाइटॉक्स द्वारा पहचाने जाने की बहुत ज्यादा संभावना थी। इससे प्रॉब्लम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती, क्योंकि इस मामले में जेंगवेल और सील्ड आर्टिफैक्ट 008 शामिल थे। तो बहुत ज्यादा संभावना थी कि उसे एक हाई रैंकिंग डीकन के लेवल के किसी एक्सपर्ट द्वारा पीछा किया जाएगा। बेशक तीसरे ऑप्शन की एक और ब्रांच थी, वो थी लाश को छिपाना और सबूतों को सीवर में फेंकना और फिर भागने की कोशिश करना। हालांकि जब एम्बेसडर क्लेन को नहीं ढूंढ पाता तो उसके वांटेड होने का रिस्क भी था। वो जमांगर गैंग के मेंबर्स को पुलिस को बुलाने का ऑर्डर दे सकता था और बैकलैंड की ऑफिशियल फोर्सेस का इस्तेमाल करके सर्च करवा सकता था। और अगर वो क्लेन को ट्रैक कर लेता तो ये दूसरे ऑप्शन जैसा ही होता। इस सब के बारे में सोचने के बाद क्लेन ने जल्दी से एक डिसीजन लिया, डिवाइनेशन। बेशक वो पहले से एक खास ऑप्शन की तरफ झुका हुआ था, 2 बुराइयों में से कम वाली। पहला ऑप्शन रिलेटिवली कम रिस्की था और वो उसे कुछ हद तक पहल करने की इजाजत देता था। एक्सपोजर के जरिए वो ऑफिशियल गुटों का ध्यान खींच सकता था और एम्बेसडर के बाद के एक्शंस को ज्यादा पागलपन भरा होने से रोक सकता था। उसने एक कागज निकाला और एक डिवाइनेशन स्टेटमेंट लिखा। उसके बाद क्लेन ने अपनी बाई कलाई से एक स्पिरिट पेंडुलम निकाला, जिससे पुखराज का पेंडेंट कागज की सतह पर स्वाभाविक रूप से लटक गया। मुझे पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए, मुझे पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए। चुपचाप मंत्र जाप पूरा करने के बाद उसने देखा कि स्पिरिट पेंडुलम रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी के साथ क्लॉकवाइज घूम रहा था। ये एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स संकेत था। दूसरे 2 चॉइसेज को बारी बारी से डिवाइन करने और दोनों से नेगेटिव जवाब मिलने के बाद क्लेन ने और कोई हिचकिचाहट नहीं दिखा और सीन को डील करना शुरू कर दिया। उसने एक जोड़ी काले ग्लव्स पहने और लाश की तलाशी लेने लगा। उसे एक तेज डैगर, कैश का एक छोटा बंडल, सिगरेट का एक पैकेट, एक लाइटर और कुछ दूसरी चीजें मिली। क्लेन ने बाकी चीजें वापस जगह पर रख दी, अपने ग्लव्स उतारे, डैगर को अपने हाथ में लिया और उसे मर्सो के गले के घाव में घोंप दिया, जिससे उसका ओरिजिनल शेप खराब हो गया। फिर उसने अपने ग्लव्स पहने और मर्सो को डैगर पकड़ा दिया। ये सब करने के बाद क्लेन ने मर्सो के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, खुद के बनाए चार्म्स, टैरो कार्ड्स, खून से सना कॉन्ट्रैक्ट, वो कागज जिस पर डिवाइनेशन लिखा था, और अपने साथ ही हुई अलग अलग चीजों को इकट्ठा किया और उन्हें एक पेपर बैग में डाल दिया। फिर उसने एक रिचुअल में खुद को समन किया और एक स्पेशल स्पिरिट में बदल गया। एजिक की तांबे की सीटी लेकर उसने खुद को और ज्यादा स्ट्रांग और रियल महसूस किया। क्लेन ने पेपर बैग उठाया, समनिंग खत्म की और ग्रे फॉग के ऊपर वाली दुनिया में वापस चला गया। उसने रियलिटी से लाई चीजों को फिलहाल के लिए द फूल की ऊंची कुर्सी के पीछे रख दिया। एजिक की तांबे की सीटी भी वहीं छोड़ दी। फिर उसने खुद को रिलैक्स किया, तेजी से नीचे उतरने की सेंसेशन को स्टिमुलेट किया और अपनी ही बॉडी में दोबारा एंटर कर गया। क्लेन ने खून से सने कॉन्ट्रैक्ट और उस कागज को जिस पर उसने डिवाइनेशन स्टेटमेंट लिखा था,
इसलिए नहीं जलाया क्योंकि उसे डर था कि पुलिस को रिपोर्ट भेजे जाने के बाद मामला एक स्पेशल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और कोई पावरफुल बियॉन्डर सिचुएशन से जुड़ी डिवाइनेशन करेगा। हालांकि ग्रे फॉग के इंटरफेरेंस के साथ भले ही इटर्नल ब्लेजिंग सन खुद उतर आता, उसे भी कोई प्रोडक्टिव जवाब नहीं मिल पाता। यही वजह थी कि क्लेन ने सीक्वेंस 8 में एडवांस करने के बाद, अपनी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद, अपनी वीकली रिव्यू और समरी को ग्रे फॉग के ऊपर खा। अभी वो और ज्यादा शक और गहरी जांच का सामना नहीं कर सकता था। स्पिरिचुअलिटी की दीवार हटाने के बाद अचानक चली हवा ने रिचुअलिस्टिक मटेरियल्स की बची हुई महक को उड़ा दिया। मिस्टिसिज्म और बियॉन्डर्स के डोमेन से जुड़ी चीजें जो क्लेन की बॉडी पर और पूरे घर में बची थीं, वो थीं कैंडल्स जो के सामने चुपचाप जल रही थीं। लेकिन इस बार उसने ऑर्डिनरी कैंडल्स चुनी थीं क्योंकि वो खुद से प्रार्थना और समन कर रहा था, तो इतना मेटिकुलस होने की जरूरत नहीं थी। कैंडल्स बुझाने और उन्हें उनकी ओरिजिनल जगह पर वापस रखने के बाद क्लेन ने अपनी गोल्डन पॉकेट वॉच निकाली, उसे खोला और मर्सो की मौत के बाद से गुजरे मिनटों का अंदाजा लगाया और उसमें वो मिनिमम टाइम जोड़ा जो पुलिस को जांच के लिए लोगों को भेजने और रिपोर्ट वापस करने में लगेगा। वो ये पक्का करना चाहता था कि भले ही कोई बियॉन्ड जांच करने आए, मर्सो की मौत को 1 घंटा बीत चुका हो। मिस्टिसिज्म और स्पिरिट चैनलिंग के डोमेन में ये एक जरूरी टाइम पॉइंट था। इसके बाद अवेलेबल जानकारी बहुत लिमिटेड और धुंधली हो जाती थी इस बारे में कि उसके ओपोनेंट्स ये डिवाइन कर सकते हैं या नहीं कि बियॉन्डर्स शामिल थे। क्लेन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था क्योंकि इसमें शामिल मेन फैक्टर्स खून से सना टेम्पलेट कॉन्ट्रैक्ट ग्रे फॉग के ऊपर थे। खुशकिस्मती से मैं भी एक प्रोफेशनल हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में मोरियार्टी बन गया हूं। क्लेन ने सीन को दोबारा जांचा, ये पक्का किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और अपनी पॉकेट वॉच पर नजरें गड़ाए हुए चलने लगा। अनुमानित समय के बाद उसने अपने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहने और कुछ मिनट इंतजार करने के बाद दरवाजा खोला और बाहर चला गया। बैकलैंड में आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था और गली की गैस लैंप्स बारिश को रोशन कर रही थीं। एक मिडिल क्लास नेबरहुड होने के नाते मिस्क स्ट्रीट पर अक्सर पुलिस गश्त करती थी। क्लेन ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर टारगेट को देखा और उनसे मिलने गया। वो 2 लो रैंकिंग कांस्टेबल्स थे। उन्होंने बंदूकें डंडे पकड़े हुए थे और एक छाता पकड़े चारों ओर देख रहे थे। ऑफिसर्स, एक क्रिमिनल ने मुझ पर हमला किया, क्लेन ने बड़ी कुशलता से चिल्लाया। उसके अस्त-व्यस्त अपीयरेंस ने दोनों कांस्टेबल्स को मामले को इंपॉर्टेंस देने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने अपने डंडे निकाले और सावधानी से एक तरफ देखा। क्रिमिनल कहाँ है? गोल चेहरे, भूरी आंखों वाले पुलिस वाले ने गहरी आवाज में पूछा। क्लेन ने अपने घर की ओर इशारा किया। वो मेरे घर में घुस गया और मुझे मारने की कोशिश की। लड़ाई में मैंने गलती से उसे चाकू मार दिया। दोनों कांस्टेबल्स ने एक दूसरे को देखा और क्लेन को शक भरी नजरों से देखने लगे। हमें वहां ले चलो। ठीक है। क्लेन ने ऐसे एक्टिंग की जैसे वो अभी अभी किसी आपदा से बचा हो। वो दोनों ऑफिसर्स को 15 मिस्क स्ट्रीट ले गया, अपनी चाबी निकाली और दरवाजा खोला। दोनों पुलिस कांस्टेबल्स पहले तो अफरा तफरी वाला सीन देखा, फिर उनकी नजर जमीन पर पड़ी लाश पर गई। उन्होंने मृतक के गले पर विभत्स घाव देखा और एक खूनी डैगर दे रखो। मैं सीन पर स्टेशन वापस जाकर इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करता हूँ। दूसरे कांस्टेबल ने अपने गोल चेहरे, भूरी आंखों वाले कलीग से कहा। ठीक है। गोल चेहरे, भूरी आंखों वाले कांस्टेबल अपनी नजर क्लेन पर डाली। उसका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज उसकी सावधानी और सतर्कता को दिखा रही थी। थोड़ी देर बाद ब्लैक एंड व्हाइट चेक्ड यूनिफॉर्म पहने एक सार्जेंट, जिसके एपॉलेट पर 3 शेवरॉन थे, पहले वाले कांस्टेबल और 2 और सबऑर्डिनेट्स के साथ पहुंचा। कांस्टेबल्स ने सीन की जांच की और क्लूज की तलाश करते हुए सार्जेंट, जिसकी ठुड्डी के नीचे छोटी भूरी पीली दाढ़ी थी, क्लेन को एक तरफ ले गया और कुछ शुरुआती सवाल पूछने लगा। शर्लॉक मोरियार्टी, ये मेरे आधे साल का रेंटल रिसीट है। क्लेन ने ये सब पहले से ही तैयार कर रखा था। सार्जेंट ने उसे लापरवाही से देखा और पूछता रहा, तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? प्राइवेट डिटेक्टिव, क्लेन ने ईमानदारी से जवाब दिया। सार्जेंट ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, क्या तुम मृतक को जानते हो? क्या तुम जानते हो कि उसने तुम पर हमला क्यों किया? मैं उसे जानता हूं, उसका नाम मर्सो है और वो जमांगर गैंग का एग्जीक्यूशनर है। क्लेन ने सार्जेंट को और कोई सवाल पूछने का मौका दिए बिना ही आगे कहा, मैंने पहले यान राइट से एक काम एक्सेप्ट किया था, जिसने मुझे उसके डिटेक्टिव्स रियल विक्टर ली की जांच करने के लिए कहा था। ये मामला जमांगर गैंग और मर्सो से जुड़ा हुआ था। मैंने उसका पीछा किया और पता चला कि वो चुपके से एक जेंटलमैन से मिल रहा था जो काफी ऊंचे पद पर लग रहा था। मर्सो से उसे मिस्टर एम्बेसडर कहकर बुलाता था। ये कहने के बाद क्लेन को सार्जेंट का एक्सप्रेशन बदलते देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। एम्बेसडर, क्या तुम उसका नाम जानते हो? सार्जेंट ने गहरी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने उसकी तस्वीर देखी तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगा। क्लेन ने सच बताया। आज सुबह मर्सो मेरे पास आया और मुझसे यान राइट को ढूंढने के लिए कहा। एक प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर अपने प्रोफेशनल एथिक्स के आधार पर मैंने उसे मना कर दिया और जब मैं शाम को घर आया तो मुझ पर हमला हुआ और वो मुझे लगभग मार ही चुका था। खुशकिस्मती से मैं कॉम्बैट में काफी स्किल्ड हूं और मेरा रिएक्शन काफी तेज था।
सार्जेंट ने एक पल के लिए सोचा और लड़ाई की डिटेल्स पूछी। क्लेन ने लड़ाई को शुरू से आखिर तक लगभग पूरा का पूरा सुनाया। उसने अपनी प्रिमनिशन को रिएक्शन में बदल दिया। फिर उसने लड़ाई में फेमप्ले कॉन्ट्रैक्ट लेट को एक डैगर में बदल दिया जो मर्सो ने गिराया था। हाँ, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो और ऑटोप्सी रिजल्ट्स, ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स और रिलेटेड पार्टीज से पूछताछ का इंतजार करो। सार्जेंट का ध्यान अब केस पर नहीं था। वो साफ तौर काफी लापरवाही से काम कर रहा था। अभी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, ये एक जरूरी केस था जिसमें फॉरेन एम्बेसडर्स शामिल थे। उसे तुरंत रिपोर्ट करना था। अपनी घबराहट में उसे अचानक एक सवाल सूझा और उसने जल्दी से पूछा, तुम्हारा फेथ क्या है? गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी, क्लेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का बैकलैंड हेडक्वार्टर चेरुड बोरो में था, इसलिए बियॉन्डर्स से जुड़े केस अक्सर उन्हें ही रेफर किए जाते थे। एक एक्सेप्शन के साथ, वो लोग लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के बिलीवर्स नहीं थे। नाइटहॉक से न टकराने के लिए क्लेन के पास गॉडेस को निराश करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एम्प्रेस बोरो एक साधारण से घर में जियो और फॉर्स रैंडमली बैठ गईं और ब्लैकबोर्ड पर लिखी बातों को देखने लगी। हमेशा की तरह मिस्टर ए सामने सोफे पर अकेले चुपचाप बैठे थे। उन्होंने हुड वाला रोब पहना हुआ था और वो भीड़ को ऊपर से देख रहे थे। सीक्वेंस 8 शेरिफ पोशन फॉर्मूला 450 पाउंड्स। जियो ने मन ही मन जानी पहचानी जानकारी पढ़ी और राहत की सांस ली। उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि जब वो बड़ी मुश्किल से पैसे जमा कर लेगी तो कोई बेचने वाला ही नहीं मिलेगा। बंटवारे से मुझे 400 पाउंड्स मिले, प्लस मेरी ओरिजिनल सेविंग्स 150 पाउंड्स, ये काफ़ी हैं। हालांकि मेन इंग्रेडिएंट के लिए मुझे ज़रूर एक बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ेगी। राइट, शायद मैं सर्कल्स बदल सकती हूँ और देख सकती हूँ कि क्या कोई और बियॉन्डर्स हैं जो इस फॉर्मूला में इंटरेस्टेड है। जियो को अचानक जोश आ गया और उसे लगा कि उसे पैसे कमाने का एक तरीका मिल गया है। सच कहें तो अगर उसे पोशन बनाने के लिए मटेरियल्स खरीदने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत नहीं होती तो वो कभी भी फॉर्मूला लीक नहीं करती। एक तरफ ज्यादातर लोग हमेशा यही चाहते कि उनके अपने सीक्वेंसेज में कम बियॉन्डर्स हों, और दूसरी तरफ अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स इंग्रेडिएंट्स की कीमतें बढ़ा देते तो इंग्रेडिएंट्स कीमत काफी बढ़ जाती। कुछ देर सोचने के बाद जियो धीरे धीरे फिर से नर्वस हो गई, क्योंकि एक रेसिपी का लंबे समय तक बिकना बिक्री पर रहना नॉर्मल था। इसके अलावेटर पाथवे रॉयल फैमिली और मिलिट्री का था। हर पहलू को सख्ती से कंट्रोल किया जाता था और जो लीक हुए थे वो कुछ कंगाल नोबल से आए थे। लो से मिड सीक्वेंसेज के लिए शायद ही कोई कंप्लीट फॉर्मूला थे। जो बियॉन्डर्स इस सीक्वेंस को चुनते थे वो काफी रेयर थे। जियो बैकलैंड में कुछ मिस्टिसिज्म सर्कल्स में काफी समय से थी, लेकिन उसे अपने अलावा कोई और आर्बिटर नहीं मिला था। फ्यू, लेकिन फॉर्स के मुकाबले मैं काफी लकी हूँ। उसे अब तक अप्रेंटिस के लिए कोई भी बाद की रेसिपी नहीं मिली है। जियो ने मिस्टर ए के अटेंडेंट को आते देखा और एक नोट लिखा कि वो शेरिफ की रेसिपी खरीद रही है। थोड़ी देर बाद उसे फर्स्ट फ्लोर पर स्टडी में ले जाया गया। अंदर जाने से पहले उसने अटेंडेंट से एक हुड वाला रोब लिया और खुद को ढक लिया। स्टडी में बेचने वाला भी उसी तरह के कपड़ों में था, इसलिए वो एक दूसरे का चेहरा साफ साफ नहीं देख सकते थे। ये शेरिफ पोशन का फॉर्मूला है, मेरे पैसे कहाँ हैं? बेचने वाले ने एक कर्कश आवाज में पूछा और डैक्स दबा दिया। जियो ने वो कैश निकाला जो उसने कई बार गिना था और उसे बेचने वाले की तरफ बढ़ा दिया। नोट्स की ऑथेंटिसिटी और टोटल सम चेक करने के बाद बेचने वाले ने आखिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ पोशन फॉर्मूला छोड़ दिया। जियो तुरंत एक कदम आगे बढ़ी और नोट पकड़ लिया। उसकी नजरें सीधे मेन इंग्रेडिएंट्स पर क्यों बहुत जरूरी थे। ट्यूटर डीमन वर्म की एक जोड़ी आंखें, सिल्वर वॉर बेयर का दाहिना पंजा, ये बियॉन्डर आइटम्स हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कभी बिकते हुए नहीं देखा। जियो ने आह भरी और स्टडी से बाहर निकल अपना रोब उतार दिया। लिविंग रूम में वापस आकर वो फॉर्स के बगल में बैठ गई। अपनी इच्छा पूरी होने के बाद वो धीरे धीरे उस अननोन ऑनरी नेम और उस बुरी आत्मा के बारे में चिंता करने लगी जो शायद उसे परेशान कर रही थी। 10, 20 नहीं 30 पाउंड्स देकर किसी स्किल्ड एक्सॉर्सिस्ट से अपने लिए एक प्यूरिफिकेशन रिचुअल करवाना होगा। जियो ने मन बना लिया और फॉर्स के साथ कुछ फुसफुसाकर बात करने के बाद उसने मिस्टर ए के अटेंडेंट को बुलाया। फ्री कम्युनिकेशन ब्रेक खत्म होने के बाद उसने अपनी रिक्वेस्ट को ब्लैक बोर्ड पर एक एडिशनल एंट्री के रूप में देखा। बुरी आत्माओं द्वारा परेशान किए जाने का शक, एक्सॉर्सिज्म में स्पेशलाइज करने वाले दोस्तों की मदद चाहिए, 30 पाउंड्स। थोड़ी देर बाद मिस्टर ए का अटेंडेंट उन दोनों के पास आया और चुपचाप उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग रूम में इनवाइट किया। अंदर एक आदमी सफेद मास्क पहने हुए था। उसने उन दोनों लोगों को देखा जो ढीले ढाले रोब पहने हुए थे जिससे उनका जेंडर छिपा हुआ था, और हंसा। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि तुम्हें मेरी एबिलिटी पर कोई शक न हो। नहीं नहीं, हमें मिस्टर ए पर भरोसा है, जियो ने अपना हुड चेहरे पर डाले हुए फॉर्स के मुंह खोलने से पहले ही कहा। उसने जानबूझकर अपनी आवाज को दबा लिया ताकि उसकी बचकानी आवाज से उसकी पहचान हिर न हो जाए। सफेद मास्क वाले आदमी ने अपने हाथ फैलाए और हंसा। ये मेरी आदत है, मैं सन का बिलीवर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये बैकलैंड में या पूरे किंगडम में कॉमन नहीं है। सिर्फ ऐसे ही मोमेंट्स में मैं अपनी असली पहचान के साथ जी सकता हूँ। सन का बिलीवर। फॉर्स का सुस्त लुक तुरंत गायब हो गया। मैं पहली बार सन के किसी जिंदा बिलीवर को देख रही हूँ।
तो क्या मुझे ऑनर्ड फील करना चाहिए? सफेद मास्क वाले आदमी ने अपने हाथ चौड़े फैलाए और उन्हें सन की तारीफ में ऊपर उठा लिया। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय फॉर्स मुस्कुराई और कहा, एक्सॉर्सिज्म और प्यूरिफिकेशन के मामले में सन का अटेंडेंट एक प्रोफेशनल होता है। हमारे दिल अब शांत है, तो हम शुरू कर सकते हैं। जो आदमी खुद को सन का बिलीवर बता रहा था, उसने और बातें नहीं की। उसने सन के सिंबल वाला एक बैज निकाला और उसे बीच में रखी गोल टेबल पर रख दिया। फिर उसने एक डुअलिस्टिक रिचुअल मेथड का इस्तेमाल करके 2 कैंडल्स जलाईं। तैयारी के स्टेप्स एक करके पूरे करने के बाद उसने एक ऊंची और असामान्य रूप से पवित्र आवाज में जाप किया, द सन जो इटरनल है, तुम एक इनएक्सटिंग्विशेबल लाइट हो, तुम ऑर्डर का एम्बॉडीमेंट हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज मुझे अपनी क्लींजिंग ग्लो प्रदान करो। प्लीज इस बॉडी में मौजूद बुरी आत्माओं को दूर करो। गूंजते हुए हर्मीस मंत्र के बीच जियो और फॉर्स ने सन के एम्बलम से तेज रोशनी निकली देखी, जो प्योर और वार्म तरीके से फट रही थी। वो एंडलेस थी, जैसे लहरें रोशनी उन दोनों की तरफ बही और उन्हें एक साथ घेर लिया। लगभग 1 मिनट बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। जियो और फॉर्स को सिर्फ वार्मथ महसूस हुई। उन्हें वो वार्मथ बहुत कंफर्टेबल और रिलीविंग लगी, जैसे वो हॉट स्प्रिंग में नहा रही हों या सनबाथ ले रही हों। चेरवुड बोरो राइस पुलिस स्टेशन में क्लेन चोर और शराबियों के एक ग्रुप के साथ एक नीची बेंच पर बैठा था। ये बहुत ही शर्मनाक लग रहा था। अचानक उसे अपने हाथ के पिछले हिस्से पर वार्मथ महसूस हुई और बैकलैंड की रात की ठंड भी हद तक दूर हो गई। सिर झुकाकर क्लेन ने महसूस किया कि ग्रे फॉग के ऊपर के मिस्टीरियस स्पेस को रिप्रेजेंट करने वाले 4 काले डॉट्स दिखाई नहीं दिए। कौन इतना दयालु हो रहा है, ये जानने के लिए कि मुझे अभी थोड़ी ठंड लग रही थी। वो आधा मजाक और आधा क्यूरियोसिटी में बड़बड़ाया। एक फॉर्मर इंस्पेक्टर होने के नाते उसने बाईं ओर के चोर को देखा जो पाइप से हथकड़ी से बंधा हुआ था, फिर दाईं ओर के शराबी को देखा जो किसी भी पल उल्टी कर सकता था लेकिन लोगों को मारने के में चिल्ला रहा था। उसने अपनी मौजूदा दुर्दशा पर आह भरी और उसे यकीन नहीं था कि वो इससे कब आजाद होगा। इसके बाद एक और टेस्ट होना चाहिए और फिर मैं इसे पास करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि पुलिस का ध्यान एम्बेसडर और जमांगर गैंग पर होगा और वो मेरे एक छोटे से डिटेक्टिव के ओरिजिन्स को नजरअंदाज कर देंगे। थ्योरेटिकली इसके लिए हाई चांस है जब तक मिसेस सैमर, मिस्टर जर्गन और दूसरे लोग पुलिस को इंटरेस्टिंग कुछ नहीं बताते। मर्सो का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मैंने ले लिया था और उसे ग्रे फॉग के ऊपर छिपा दिया था। उसने पीछे कुछ भी अजीब नहीं छोड़ा, इसलिए कोई भी ये पता नहीं लगा पाएगा कि वो एक बियॉन्डर था और मेरी ताकत के बारे में सवाल नहीं उठाएगा। हम 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। खुद को हिम्मत देते हुए क्लेन ने छोटी भूरी पीली दाढ़ी वाले ऑफिसर को अपनी ओर आते देखा। शर्लॉक मोरियार्टी, मेरे साथ इंटेरोगेशन रूम में चलो। सार्जेंट ने बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिया ही गया। क्लेन उठा और पीछे पीछे चल दिया। एक कोने से मुड़ने के बाद सार्जेंट एक लोहे के दरवाजे के सामने रुका और क्लेन को अंदर जाने का इशारा किया। क्लेन ने एक गहरी सांस ली और फिर छोड़ी। उसने हैंडल खींचा और दरवाजा खोला। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें मोटी दीवारें थीं और बीच में एक छोटी सी टेबल थी। टेबल के दोनों तरफ कुर्सियां थीं। एलिगेंट गैस लैंप की रोशनी में क्लेन ने इंटेरोगेटर को एक ऐसे आदमी के रूप में पहचाना जिसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, जो एक रेयर सीन था। उसने वेस्ट नहीं पहना था लेकिन एक ब्लैक कोट पहना हुआ था जो नॉर्मल फॉर्मल अटायर का हिस्सा नहीं था। उसकी भौहें पतली थीं और आंखें ठंडी नीली थीं। उसका चेहरा कटा हुआ सा था जो कठोर लग रहा था और उसमें कोई जेंटलनेस नहीं। ने अपने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया और गहरी आवाज में कहा, मैं पूछता हूं, तुम जवाब दो। उसके वाक्य खत्म करने से पहले ही क्लेन ने अपने ऊपर एक अनइमेजिनेबल सप्रेसिव फोर्स महसूस किया। उसे लगा कि एक इलेक्ट्रिक करंट उसके दिमाग को चीर रहा है जो उसकी आत्मा पर एक कांटेदार कोड़े से वार कर रहा था। यह फीलिंग दर्दनाक और सुन करने वाली थी, जैसे ये दिमाग के गहरे अंदर से निकल रही हो। इसे झेलना मुश्किल था और वो बस कांप सकता था। उसके घुटने झुक सकते थे। क्लेन लगभग जमीन पर गिर ही गया था। उसने जल्दी से टेबल को पकड़ा और बैठ गया। उसके टेम्पल्स में एक धड़कता हुआ दर्द महसूस हो रहा था। ये बियॉन्डर पावर्स का नतीजा है। नॉर्मल लोग शायद इसे नर्वसनेस और सामने वाले इंटर अथॉरिटी की वजह से हुई एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समझते, लेकिन क्लेन ने साफ साफ पहचान लिया था कि ये बियॉन्डर पावर्स का नतीजा था। ऐसी पावर्स जो सीधे दूसरों के दिमाग पर हमला कर सकती थीं। उसने जल्दी से वो जानकारी याद की जो उसने पहले देखी थी और जल्दी से अपने शक्के को कनकरगेट को आर्बिटर पाथवे सीक्वेंस 7 इंटेरोगेटर। क्या मामला मिलिट्री के एक स्पेशल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है? क्लेन ने कुछ राहत के साथ सोचा, जब तक ये नाइटहॉक्स नहीं है सब कुछ ठीक है। इन फोटोग्राफ्स में से उस एम्बेसडर को पहचानो जो मर्सों से मिला था। ठंडे और सख्त ब्लैक कपड़ों वाले आदमी ने 8 ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें छोटी टेबल पर फैलाईं। क्लेन को लगा जैसे उसके दिमाग में इलेक्ट्रिक व्हिप को ऊंचा उठाया जा रहा है और एक्सट्रीम पेन की वार्निंग ने उसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करने दी। बेशक क्लेन को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। एक पल की पहचान के बाद उसने एक फोटो इंटेरोगेटर की तरफ खिसका दी। ये एक मिडल जेंटलमैन था जिसने दिखावटी कपड़े पहने थे और काफी चार्मिंग लग रहा था। इंटेरोगेटर ने उस पर एक नजर डाली लेकिन कोई रेस्ट नहीं दिया। उसने एक बार फिर पूछा, क्या तुम्हारे पिछले स्टेटमेंट सच थे? क्लेन को लगा जैसे उसे एक सपने में धकेला जा रहा है। उसने अपना दिमाग क्लियर और रैशनल रखा और वो अपने दिमाग आगे नहीं झुका और ईमानदारी से जवाब दिया,
सच के सिवा कुछ नहीं। इंटेरोगेट अपने हाथों को छोटी टेबल पर रखकर आगे झुका और कहा, तुम आखिरी बार यान राइट से कब मिले थे? कल सुबह, क्लेन ने बड़ी मुश्किल से कहा। मैंने मर्सों का पीछा किया और डिटेक्टिव रियल की बॉडी ढूंढी, क्योंकि मैं पुलिस से डील नहीं करना चाहता था। मैं यान को बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए ले गया और उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहा। रियल की बॉडी ईस्ट बोरो में आयरन कार्बन स्ट्रीट के बॉटम में सीवर एंट्रेंस पर थी। एक छोटी सी चुप्पी के बाद इंटेरोगेटर ने आखिरकार अपना सिर हिलाया। क्लेन ने तुरंत महसूस किया कि उसके दिमाग में विप के साथ साथ वो भारी प्रेशर भी गायब हो गया। तुम अब जा सकते हो, उसने अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के कहा। क्लेन उठा और दरवाज खोला। उसने अपने चाल में कमजोरी को नहीं छिपाया। उसे ये मर्सों से लड़ने से भी ज्यादा थकाऊ लगा। अगर वो जरा सी भी गलती करता तो उसकी स्पिरिट पूरी तरह से कुचल दी जाती और वो सामने वाले के हर सवाल का अमैली जवाब दे देता। नहीं, अगर मेरी स्पिरिट स्पेशल नहीं होती और उसे लंबे समय तक चीखने चिल्लाने की कसौटी पर नहीं परखा गया होता, जिससे मैं कुछ सिचुएशंस में अपना काम और रैशनलिटी बनाए रख पाता, तो मैं शायद अभी मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता। क्लेन कॉरिडोर में वापस चला गया। उसकी पीठ ठंडी महसूस हो रही थी। इस पल पहले वाला सार्जेंट आया और कहा, मेरे साथ कुछ फॉर्म भरने चलो, लॉयर जर्गन तुम्हें बेल आउट करने का इंतजार कर रहे हैं। फ्यू, क्लेन ने चुपके से सांस छोड़ी और पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। वो जानता कि खतरा टल गया है।